हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज हम पीएचपी, माइस्क्वेल और जेक्यूरी अजाक्स की हेल्प से एक ही सिंगल वीडियो में पूरा क्रड ऑपरेशन आज हम सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है अगर आप एज ए बिगिनर हो। क्योंकि फ़ायदेमंद क्यों होने वाला है? क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी में अधिकतर क्वेश्चन जेक्यूरी अजाक्स से पूछते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप है ना, कम से कम एक बार, दो या तीन बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। क्योंकि जब भी किसी कंपनी में एज ए पीएचपी इंटरव्यू पे अगर आपका मशीन टेस्ट होता है तो मशीन टेस्ट में सिंपल से आपसे क्रड ऑपरेशन पूछते हैं, बट वो ये मेंशन नहीं करते हैं कि क्रड ऑपरेशन आपको सिंपल बनाना है कि जेक्यूरी अजाक्स से बनाना है। बट अगर आप जेक्यूरी अजाक्स पे पूरा क्रड ऑपरेशन बना के आओगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए और आपकी जॉब में काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, आज जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैंने उसके लिए आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बना रखा है मैंने आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्चुअली आज की इस वीडियो में हमको बनाना क्या, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। और ये आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। 100% आपको इसका यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इस छोटे से मॉड्यूल में मैंने जो आपको चीज़ें बनाई हैं इस वीडियो में, उसमें सबसे पहले तो हम एक एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एम्प्लॉय क्रिएट पे क्लिक करता हूँ बटन पे, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्म वगैरह ओपन हो गया है, जहाँ से मैं आपको एक डेमो एंट्री करके बताता हूँ। जैसे कि मैं किसी भी एक एडमिन नाम का यूज़र है, उसके मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है। कंपनी का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे कोई सी भी कंपनी दे देते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पे माई इन्फोटेक करके मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करके जैसे मैं डेटा को ऐड करूँगा तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने नोटिफिकेशन बॉक्स भी यहाँ पे प्रिंट करके बताया है आपको कैसे हम इसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ये भी आज हम इसी वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने वो एंट्री करी थी तो देखो यहाँ पे वो एंट्री भी आ चुकी है, डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रखा है। जैसे मैं डिलीट करूँगा जैसे मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट करने पे हमसे यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछेगा वो, ठीक है। तो जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा तो सबसे पहले यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे फिर आपको बता दिया उसने, कन्फर्मेशन बॉक्स में आपको बता दिया कि रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। पर जैसे ही आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आनी नाम का जो यूज़र है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो दोस्तों, ये डेटा डिलीट हो गया और यहाँ पे मेरा कन्फर्मेशन आ चुका है, ठीक है। तो अब हम ये इस वीडियो के अंदर आपको ऐड करना भी मैं इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सिलेक्ट कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डिलीट भी करना आ जाए हमको इस वीडियो के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एडिट करना। तो सपोज जैसे कि मैंने जो भी एंट्री करी थी, अगर मैं इस एंट्री को यहाँ से अगर मैं एडिट करता हूँ तो एडिट करने पे आप देखो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ यहाँ पे आ चुकी है। किसी भी रिकॉर्ड को मुझे एडिट करना है, अगर मुझे इस रिकॉर्ड को एडिट करना है तो शानू नाम के यूज़र की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड नोट अपडेटेड, क्योंकि आपने एक भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया है। बट अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है शानू की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पे शानू नीमा लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम चेंज किया है, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड। तो दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल है और 100% इसको आपको डेवलपमेंट में कहीं नहीं तो कहीं आपको यूज़ में लाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा बताऊँगा, एक एक चीज़ में इसके अंदर पूरा समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम हमारे एडिटर जिसका नाम है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया है जिसका नाम है क्रड यूजिंग जेक्यूरी अजाक्स। इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जो हमारी मास्टर फाइल रहेगी। उस मास्टर फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया index.php, और इसके अंदर एक जेस फाइल बनाना पड़ेगी जिसमें मैं सारा का सारा जेस का जो कोड रहेगा उसकी फाइल का नाम मैंने बना दिया crud.js। जितना भी मेरा जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड रहेगा वो हमारी इस फाइल के अंदर हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे।
अब सबसे बड़ी बात तो है कि index.php पे हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमें HTML का यहाँ पर मैं आपको उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमें ना यहाँ पे उसका टाइटल चेंज कर देते हैं, क्रड यूजिंग jQuery अजाक्स, ठीक है, इन वन वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP एंड माई स्क्वेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल वगैरह ऐड कर दिया है। अब दोस्तों चूंकि हमको बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी फाइल को कॉल करना पड़ेगा। अब चूंकि बूटस्ट्रैप कोई नई चीज़ तो है नहीं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताता हूँ। तो सिंपल सा आपको जाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप फॉर गूगल पे आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो आपको आना है W3 स्कूल वाली वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आपको कॉल करना है। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी फाइल है उसको आपको आपके प्रोग्राम में कॉल करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको नीचे आना है, कोई सा भी एग्जांपल देख लेना, उसके एग्जांपल के ट्राई इट योर सेल्फ पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा उसकी लाइब्रेरी फाइल का कोड, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल है 4 फाइलें, इसको चारों फाइलों को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। पहली फाइल है मेरी कौन सी, CSS फाइल, और 3 मेरी यहाँ पे JS फाइल है। सिंपल सा मैंने इसको कॉपी करा और कॉपी करके हम हमारे प्रोग्राम में उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पे फाइल्स वगैरह तो बना दिए, तो चूंकि हमारे पास जो JS फाइल है, JS फाइल को मैं कॉल करने वाला हूँ मेरे बॉटम में बॉडी के जस्ट ऊपर। तो बॉडी के ऊपर जस्ट मैंने यहाँ पे उसकी फाइल को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। और यहाँ पर CSS फाइल भी मैंने ऑलमोस्ट कॉल कर दी है। और दोस्तों हमने जो crud.js वाली फाइल बनाई है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने स्क्रिप्ट के बाद लिखा यहाँ पे src, और यहाँ पे हमने उसका फाइल का नाम दे दिया है। फाइल का नाम हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, कौन सी फाइल मैंने बनाई है, crud.js, ठीक है। तो उसकी फाइल का जो भी कोड रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक, इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे प्रोग्राम index.php वाले कोड के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें तो बना दी है। अब हम चलते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिखने के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है जिसका नाम होता है कंटेनर। कौन सी क्लास होती है, कंटेनर क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर ली है। कंटेनर वाली क्लास के अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले अलर्ट बॉक्स कॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे कर दिया मैंने अलर्ट, और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे इन्फो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास कॉल कर दी है। यहाँ पे लिखा मैंने सिंपल सा, यहाँ पे H2 टैग में मैंने मैसेज दे दिया है। H2 टैग में मैंने मैसेज दिया है एम्प्लॉय मैनेजमेंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम है हमारा EMS। क्या नाम है हमारा, EMS। तो आपको दिख रहा होगा। इसको सबसे पहले अपन रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए यहाँ पर मैंने जो हमारा जेन सर्वर है उस पर मैंने अपाचे और माइस्क्वेल ऑलरेडी पहले से स्टार्ट करके रखा है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हो तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं लोकल होस्ट पे, और हमको लोकल होस्ट पे सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे फोल्डर में जिसका नाम है PHP एंड माइस्क्वेल ट्यूटोरियल। उसके अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था जिसका नाम था क्रड यूजिंग jQuery अजाक्स। जैसे मैं इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसका टाइटल वगैरह शो हो चुका है। अब इस टाइटल को मुझे सबसे पहले सेंटर में लाना पड़ेगा। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे क्लास होती है जिसका नाम होता है यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर। तो जैसे मैंने टेक्स्ट सेंटर लिखा तो यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो कॉल हो चुकी है और वो सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। सेंटर में क्यों नहीं आ रही है, TEXTHR डबल कोट्स मैंने बंद नहीं किया था, उसको मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल आपका सेंटर में आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है। बट ये जो बटन जब मैं बनाऊँगा, इस बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बटन के क्लिक पे मुझे यहाँ पे मॉडल बॉक्स ओपन करना है और उसी मॉडल बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे एक फॉर्म को यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको आना पड़ेगा बूटस्ट्रैप पे। और बूटस्ट्रैप पे आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप पे मॉडल। बूटस्ट्रैप पे मॉडल बॉक्स क्या होता है, मॉडल बॉक्स ये होता है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके एक पॉपअप विंडो ओपन करता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लिक करने पे यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो चुकी है और इसी मॉडल बॉडी की जगह पर मुझे यहाँ पे कौन सा एक फॉर्म ऐड करना है
जो कौन सा फॉर्म रहेगा हमारा एम्प्लॉय का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोर्स कोड को यहाँ से उठा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसके बटन को कॉपी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बटन को कॉपी किया है और कहाँ पे पेस्ट करना है, जस्ट हमारे डिव के नीचे, है ना। डिव के नीचे मैंने यहाँ पे बटन को क्या करा, सिंपल सा मैंने यहाँ पे बटन को पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं उसका टाइटल वगैरह चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे उसका टाइटल चेंज कर दिया। टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट मॉडल। क्या लिखना था हमको यहाँ पे, क्रिएट एम्प्लॉय। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्रिएट एम्प्लॉय। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय लिखा है, बाकी मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे बटन का आईडी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बटन का आईडी दे दिया है BTN क्रिएट। बटन का आईडी क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, BTN क्रिएट। बटन का आईडी अभी नहीं देना, हमको जब रिक्वायरमेंट लगेगी तब हम बटन का आईडी यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा अभी आपको क्या लिखना है, बटन, बटन का टाइप देना है और यहाँ पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आपके जस्ट इसको है ना यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको रीलोड किया तो देखो क्रिएट एम्प्लॉय नाम का बटन आ चुका है। अब ये बटन को सबसे पहले मुझे राइट में शिफ्ट करना है। तो राइट में शिफ्ट करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस रहती है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास रहती है जिसका नाम होता है हमारा फ्लोट राइट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जिससे मैं इसको फ्लोट राइट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटा है वो कहाँ पे अरेंज हो जाएगा, मेरा राइट साइड में चला गया। अब इसका जो कलर है वो मुझे सक्सेस कलर करना है, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर देना था। तो प्राइमरी की जगह पर मुझे कौन सा कलर लगाना है, यहाँ पे सक्सेस। जैसे मैं सक्सेस कलर लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन कलर का मेरे पास डेटा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे मॉडल बॉक्स ओपन करना है। तो चूँकि मेरा जो बूटस्ट्रैप का कोड था उसी कोड के जस्ट नीचे ये जो मेरा मॉडल बॉक्स था ना, बटन जो था मेरा, उस बटन के नीचे का कोड है ना, पूरा आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। कुछ भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल सा आपको पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। कौन सा कॉपी पेस्ट करना है, पूरे सारे के पूरा कोड यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी करके क्या करना है, इस बटन के जस्ट नीचे यहाँ पे करना, उसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने बटन के जस्ट नीचे उसके डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कोड। यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट वगैरह कर दिया है, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह मेरा यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया, Ctrl Z करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं, अच्छा सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या ये मेरा मॉडल बॉक्स ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसके क्लिक पे देखो यहाँ पे आपको एक मॉडल बॉक्स आपको ओपन हो चुका है, बट इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है। देखो अभी क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सडनली क्या आ जाएगा, मेरा पॉपअप आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ऊपर से आना चाहिए, जो मेरा फॉर्म आ रहा है ना, जो मेरा मॉडल बॉक्स आ रहा है वो कहाँ से आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए। तो उसको ऊपर से लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मुझे यहाँ पे एक क्लास कॉल करना पड़ेगी। उस क्लास का नाम मुझे यहाँ देना पड़ेगा फेड। क्या देना पड़ेगा, फेड। जैसे मैंने मॉडल बॉक्स के अंदर मैंने क्लास फेड कॉल करी है तो आप देखोगे अब यहाँ पे पूरा एनिमेशन के साथ में आपका मॉडल बॉक्स ओपन होने वाला है। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत एनिमेशन वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे पहले मॉडल की हेडिंग चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे जो मॉडल की हेडिंग थी, इसकी मॉडल की हेडिंग को यहाँ पे चेंज करके मैंने क्या बना दिया, एड एम्प्लॉय। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, एड एम्प्लॉय। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एड एम्प्लॉय। मॉडल बॉडी की जगह पर यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा फॉर्म कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर्म को अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्म भी बना के बता देता हूँ। तो क्या करना है, जो मेरा मॉडल बॉडी था यहाँ पर मुझे फॉर्म कॉल करना है। फॉर्म को कॉल करने के लिए हमको क्या क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म की मुझे यहाँ पे मेथड देना पड़ेगी। मेथड जो रहेगी मेरी METHOD मेथड की जो मेरी मेथड रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे मेरी मेथड पोस्ट रहेगी। और फॉर्म का मुझे यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, FRM, ठीक है। फॉर्म का आईडी मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, FRM, क्योंकि मुझे फॉर्म के आईडी के आगे रिक्वायरमेंट लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म का आईडी क्या दे दिया है, FRM दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने फॉर्म का आईडी भी दे दिया है, मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। तो अब सिंपल सा मुझे यहाँ पे एक डिव बनाना है। डिव डॉट क्लास का नाम देना पड़ेगा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप नाम की मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है। और इस डिव के अंदर मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो सेट करना पड़ेगा लेबल। और लेबल में यहाँ पे लिखना है इंटर नेम। इंटर क्या लिखना है, इंटर नेम। और यहाँ पे नीचे क्या लगाना है मुझे, इनपुट फील्ड, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट फील्ड मेरी बन चुकी है, टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। टेक्स्ट फील्ड का यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फील्ड का जो नाम मैंने दिया TXT ऑफ नेम। और यहाँ पे जो इसकी आईडी है, इसकी आईडी का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम। और यहाँ पे क्लास लगाना पड़ेगी बूटस्ट्रैप की। और उस क्लास का नाम मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर्म कंट्रोल। क्या दे रखा है यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल,
ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो जाए हमारी इनपुट फील्ड। अभी सिंपली क्या करना है, इसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। कितनी बार कॉपी पेस्ट करना है, इसको 4 बार कॉपी पेस्ट करना है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है। नेम के बाद क्या आ जाएगा, नेम के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ईमेल आईडी लिख दिया है। उसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज करूँगा तो नाम क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे txt ऑफ EID, और उसकी आईडी भी मैं चेंज कर देता हूँ। आईडी क्या कर दी मैंने यहाँ पे, ईमेल कर दी। ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसके बाद रहेगा हमारा पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटर ऑफ पासवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर पासवर्ड लिखा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या कर दिया मैंने, txt ऑफ पास, और आईडी का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे पास, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कंपनी नेम। तो यहाँ पे सिंपली हमको लिखना पड़ेगा कंपनी COMPANY कंपनी अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, txt ऑफ CMP, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेम। ठीक है। अब नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नाम क्या दे दिया मैंने, CNN। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे फॉर्म बन चुका है, जैसा कि आपको आप यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा, क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म वगैरह पूरा आपका यहाँ पे बन चुका है। बट यहाँ पे सिंपल सा मुझे बस एक बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी को अगेन कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे लेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिंपल सा मुझे यहाँ पे बटन बनाना है। तो बटन कौन सा रहेगा, BTN बटन। बटन का मुझे यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा। बटन का टाइप क्या रहेगा हमारा, बटन का टाइप बटन ही रहेगा। बटन का टाइप बटन ही रहेगा। बटन का यहाँ पे मुझे आईडी देना है। आईडी का नाम देना है BTN एड एम्प्लॉय, BTN एड एम्प्लॉय देना है। और बटन की यहाँ पे मैं क्लास मेंशन कर देता हूँ। तो बटन की क्लास क्या रहेगी मेरी, BTN प्राइमरी। ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, बटन को यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो बटन को मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे बटन का तो मैंने कुछ दिया तो है ही नहीं, क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, एड एम्प्लॉय। एड एम्प्लॉय जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, एड एम्प्लॉय। ठीक है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट फॉर्म बन चुका है। फॉर्म बनने के बाद अब हमको रिक्वायरमेंट लगेगी। अब हमको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, हमको रिक्वायरमेंट लगेगी अब यहाँ पे डेटाबेस की। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि डेटाबेस पे हम टेबल वगैरह कैसे बनाएंगे। दोस्तों आ गए हैं हम हमारे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस का हम यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं। डेटाबेस का जो नाम है वो हमने यहाँ पे नाम दे दिया डेटाबेस का एम्प्लॉय DB करके मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम बना दिया है। यहाँ पे हमको जो नंबर ऑफ कॉलम बनाना है, अच्छा इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल। नंबर ऑफ कॉलम कितने रखना है, नंबर ऑफ कॉलम हमको कितने रखना पड़ेंगे, 1 2 3 और 1 4। कितने कॉलम रखना है, 4। और एक आईडी रहेगी जो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट को हम उसको सेट करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने रख दिए मैंने यहाँ पे 5। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा आईडी के बाद रहेगा हमारा नेम के बाद रहेगा हमारा ईमेल आईडी के बाद रहेगा हमारा पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद रहेगा हमारा यहाँ पे एक और क्या था, हमारा कंपनी नेम। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना मैंने कंपनी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, PANY कंपनी अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे इसको EID की जगह पर ईमेल आईडी कर देते हैं। पूरा नेम रहेगा, उसके बाद आईडी रहेगा। आईडी हमारा इंटीजर, नेम हमारा रहेगा यहाँ पे वेरकेर, ईमेल आईडी रहेगा हमारा वेरकेर, पासवर्ड रहेगा हमारा यहाँ पे वेरकेर, और कंपनी का नाम जो है उसको भी हम वेरकेर सेट कर देते हैं। यहाँ पे 50 सफिशिएंट रहेगा, 50 और कंपनी का नाम कर देते हैं हम 100। ठीक है। अब ये जो हमारा आईडी है ना, इस आईडी को हमको ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है और इसको प्राइमरी सेट करना है। तो जैसे मैं इसको AI सेट करूँगा तो AI सेट करने पे पूछ लेता है क्या इस पर्टिकुलर फील्ड को, आईडी को आपको प्राइमरी बनाना है क्या। तो हाँ, हमको प्राइमरी बनाना है। जैसे मैंने इसको गो करा तो हमारे यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र, इसको नीचे से सेव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हमारी टेबल बन चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी डेटा वगैरह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र हमारा यहाँ पे डाटा इंसर्ट करेगा,
जिसे यूज़र एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जो भी डेटा फिल होगा वो आपको इस डेटाबेस के टेबल में ऐड करना है, ठीक है। तो बट इसके लिए हमको jQuery Ajax की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो दोस्तों अब हमने उसके लिए एक फ़ाइल बना रखी है, अब हमको इस पर काम करना पड़ेगा CRUD.js पे। तो कैसे काम करेंगे? काम करने के लिए सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के लिए बॉटम में आना पड़ेगा जहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट वगैरह ऐड है, और यहाँ पे सिंबल से हमको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे CRUD.js। कौन सी फाइल दे दी मैंने यहाँ पे? CRUD.js, ठीक है। इस फाइल में क्या करना है? इस फाइल में सबसे पहले तो मुझे jQuery का कोड लिखना पड़ेगा, $document.ready फंक्शन के अंदर किसके क्लिक पे हमको सबसे पहले डाटाबेस में डाटा ऐड करना है, ठीक है। किसके क्लिक पे? इस ऐड एम्प्लॉय बटन के क्लिक पे। ऐड एम्प्लॉय बटन के क्लिक पे मुझे इन फील्ड की वैल्यू को डाटाबेस में ऐड करना है। चूँकि मैंने मेरे प्रीवियस जो वीडियो है jQuery Ajax के, उसमें मैंने आपको डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना बता रखा है, बट आज मैं चारों के चारों ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म करके आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने पुराने वीडियो देख रखे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत इजी वे पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो ये जो बटन है, इस बटन का सबसे पहले हम व्यू देख लेते हैं। ये मेरा बटन बना रखा है मैंने यहाँ पे। इस बटन का, ये मेरा बटन है, बटन का मैंने यहाँ पे आईडी दे रखा है। आईडी का नाम क्या है? BTN ऐड एम्प्लॉय। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले कोड करना है हमको यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय का, क्रिएट, या फिर कर देते हैं यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय का हमको यहाँ पे कोड करना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा $of बटन के क्लिक पे क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे फंक्शन बनेगा। फंक्शन ट्रिगर मैंने पास कर दिया यहाँ पे। फंक्शन को जैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ, बटन के क्लिक पे फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। बटन के क्लिक पे किसको किसको ऐड करना है? नेम को, ईमेल आईडी को, पासवर्ड को और नेम को। तो चारों को मुझे इंडिविजुअली मुझे उसको गेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक फंक्शन बता रखा है मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसका नाम है सीरियलाइज फंक्शन। सीरियलाइज फंक्शन क्या काम करता है? जो भी मेरा फॉर्म रहेगा, फॉर्म की सारी वैल्यू को बंडल बनाएगा और बंच बना करके पर्टिकुलर डेटा जहाँ पे आपको पास करना है वहाँ पे उसके डेटा को पास कर देता है। कैसे पास करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे फॉर्म की। तो मैंने जो फॉर्म बना रखा है उस फॉर्म की शायद मैंने आईडी नहीं दी थी, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्म की आईडी दे देता हूँ। फॉर्म की आईडी दे दी मैंने यहाँ पे FRM, ठीक है। फॉर्म की आईडी क्या है? FRM। तो बटन के क्लिक पे सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा अजाक्स को। बटन के क्लिक पे मैंने अजाक्स को कॉल किया और अजाक्स को हमने बता दिया है कि आपको कहाँ पे जाना है। URL मतलब कौन से पेज पे जाके आपको इंसर्ट का कोड करना है। PHP का जो कोड होगा वो कौन से पेज पे होगा? PHP MySQL के जो कोड अपन बनाएंगे ना डाटाबेस में डाटा ऐड करने के लिए, तो कौन से पेज पे करना है? तो यहाँ पे मैंने पेज का नाम दे दिया ऐड एम्प्लॉय.php पे आपको जाना है, ठीक है। मेथड कौन सी लेके जाना है आपको? मेथड आपको यहाँ पे पोस्ट नाम की मेथड यूज़ करना है। दूसरा, यहाँ पे मुझे डाटा, क्या क्या डाटा लेके जाना है? मुझे फॉर्म का डाटा पास करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मेरा डाटा रहेगा, ठीक है, वो मेरा फॉर्म का डाटा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा $फॉर्म का आईडी। फॉर्म का आईडी क्या है? FRM, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा FRM। फॉर्म का आईडी क्या था? FRM डॉट फेचर कौन सी यूज़ करेंगे? सीरियलाइज। कौन से मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे? सीरियलाइज मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। और जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को मैं एज ए फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल जो रहेगा RES, उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस हमारी सही साथ चल रही कि नहीं चल रही। उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म जो मुझे बनाना है, मुझे जो पेज बनाना है उस पेज का नाम क्या है? addEmployee.php। तो यहाँ पर मैंने एक पेज बना दिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है, पेज का नाम हमने सेव कर दिया है addEmployee.php। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। अब दोस्तों मुझे डाटाबेस कनेक्टिविटी हर पेज पे करना पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे config.php। फाइल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे config.php करके हमने फाइल बना ली है।
और उस फाइल में क्या करना है, डाटाबेस कनेक्टिविटी करना है। ठीक है, तो सिंपल डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा MySQL i_connect। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सर्वर का नाम क्या था, हमारा लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र नेम क्या रहेगा, हमारा रूट रहेगा, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, EmployeeDB। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी करी, ये जो भी हमारा फंक्शन रहेगा ये कुछ डेटा रिटर्न करता है, तो रिटर्न का डेटा जो रहेगा वो मैंने एक कौन नाम के वेरिएबल में मैंने उसको एक्सेस कर लिया। कौन क्या हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी एक एरर हैंडलिंग लगा लेते हैं। एरर हैंडलिंग ऑलरेडी मैंने मेरे पुराने प्रीवियस वीडियो में भी आपको लगा के बता रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप config.php किसी भी मेरे पुराने वीडियोस में आप जाना, वहाँ पे बहुत सिंपल वे पे मैंने कनेक्टिविटी बना करके रख रखी है। जस्ट 1 सेकंड मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि मेरा config.php पुरानी फाइल है, और यहाँ पर क्या कर रखा था, यहाँ पे हमने सिंपल सा, चलो ठीक है मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो मेरी फाइल है, इस फाइल पे क्या करना है, यहाँ पे छोटी सी एक एरर हैंडलिंग लगाना है कि अगर मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया, नोट $CONN, अगर मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे प्रोग्राम को यहीं पे एक होल्ड कर देना है। तो यहाँ पे डाई नाम का फंक्शन मैंने यूज़ करा, और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया मैंने, कनेक्शन एरर, और जो भी एरर आएगी उस एरर को शो करने के लिए यहाँ पे फंक्शन होता है MySQL i_connect_error। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, MySQL_connect की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, CONN यहाँ आएगा ECT। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया है, पूरी तरह से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, अगर जो भी एरर आएगी वो एरर आपको यहाँ पे शो कर देगा। डाई के थ्रू हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जो भी एरर आएगी वो एरर यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैंने कनेक्टिविटी की जो फाइल बना रखी config.php, इस config.php को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन यूज़ करा, include_once। ठीक है, include_once की जगह पर आप इंक्लूड भी यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर भी यूज़ कर सकते हो, require_once भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चारों के डिफरेंस, चारों में क्या डिफरेंस है उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, उसमें आपको दिख जाएगा कि चारों में मैंने आप उसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैंने बना करके अपलोड कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम ऐड कर देते हैं। फाइल का नाम क्या है, config.php। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी करना है किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। और यहाँ जो हमने बटन का जो कोड लिखा था jQuery पे कि बटन के क्लिक पे URL उस पेज पे जाएगा, और क्या लेके जाएगा, फॉर्म का सीरियलाइज डेटा। सीरियलाइज डेटा मतलब जो भी डेटा रहेगा उसको मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूँगा, $post से। किससे एक्सेस करूँगा, सर्वर वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा, $post। और इसमें क्या लिखना है, इसमें आएगा हमारे फील्ड का नाम। फील्ड का नाम मतलब जो index.php जो पेज है मेरा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर 4 फील्ड बना रखी। एक इनपुट फील्ड रहेगी मेरे नेम के लिए, तो इनपुट फील्ड का जो नेम है, उसका जो नाम है txt नेम, इस txt नेम को मुझे सिंपली कॉपी करके यहाँ पर इस सर्वर वेरिएबल के अंदर मैंने इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वहाँ से जो भी मेरा डेटा आएगा, जो भी मैं डेटा यहाँ पे इनपुट करता हूँ, इसमें मैं जो भी डेटा इनपुट करूँगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको वो एक वेरिएबल में क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड फील्ड का नाम क्या रहेगा, सेकंड फील्ड का जो नाम रहेगा txt eid को सिंपल कॉपी किया है, पेस्ट किया है। उसके बाद क्या रहेगा, txt pass को सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, और लास्ट में आ जाएगा हमारे यहाँ पे txt कंपनी नेम। तो txt कंपनी नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा वेरिएबल का नाम ईमेल आईडी, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, हमारा पासवर्ड, और यहाँ पे लास्ट में वेरिएबल का नाम रहेगा हमारा कंपनी नेम मतलब CNM। ठीक है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग आप ऐसी करो ताकि आपको एक बार में कोड समझ में आ जाए, क्योंकि ये एरर को डिबग करने के लिए, एरर को जल्दी से सोल्व करने के लिए आप जितना कोड सिस्टमेटिक लिखोगे उतनी ही आपको आगे हेल्प मिलेगी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे सारों के चारों वैल्यू आ चुके हैं। सिंपल क्या करना है, MySQL_query एक फंक्शन चलाना है, MySQL_i_query एक फंक्शन चलाना है जो 2 पैरामीटर लेता है। पहला मेरा पैरामीटर कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, कौन। ये कौन मैंने कहाँ से लिया है, जो मैंने कॉन्फ़िग फाइल बनाई है उस कॉन्फ़िग फाइल में मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, कौन। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पे सिंपल सी मेरी क्वेरी रहेगी। क्वेरी को मैं डबल कोट में पास करूँगा। क्वेरी क्या रहेगी मेरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम,
हमारी डेटाबेस की टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल है। क्या नाम है हमारा, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश सेंसिटिव, इसलिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल के कॉलम के नाम, टेबल के कॉलम के नाम क्या क्या है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंपनी नेम। आईडी हम कभी भी नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले रहेगा नेम, नेम के बाद रहेगा यहाँ पे ईमेल आईडी, जो आपने डेटाबेस में नाम दिए हैं कॉलम के नाम वही आप यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। ईमेल आईडी रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया पासवर्ड, और लास्ट में क्या रहेगा हमारा कंपनी अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपनी अंडरस्कोर नेम। और उसके बाद क्या आएगी हमारी वैल्यूज़, वैल्यूज़ में सिंगल कोड में हमको पास करना पड़ेगा, वैल्यूज़ में सिंगल कोड में सबसे पहले नेम की जगह पर क्या पास करना हमको, डॉलर नेम, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको डॉलर नेम, तो डॉलर नेम लिखा है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉलर ऑफ EID, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा डॉलर EID के बाद क्या लिखना पड़ेगा डॉलर ऑफ पासवर्ड, इसको मुझे सिंगल कोड में देना था नहीं तो एरर आ जाएगी। और लास्ट में रहेगा कंपनी नेम की जगह पर हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्या डॉलर ऑफ CNM, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेरी चलाता हूँ तो डॉलर क्यू में हमारा एक डॉलर क्यू में कुछ नहीं तो कुछ डेटा रिटर्न होकर के आएगा, और कितना डेटा रिटर्न होकर आएगा 1, क्यू में क्या आएगा 1, 1 कब आएगा जब ये क्वेरी मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तब, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ यदि डॉलर क्यू में अगर 1 होगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मुझे एक सिंपल सा मैसेज देना है। अगर आप मैसेज नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको मैसेज देना है तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। मैसेज क्या दे सकते हो, अब चूँकि देखो दोस्तों दो तरीके हैं, यहाँ से जो भी मेरा रिस्पॉन्स रहेगा, रिस्पॉन्स मतलब जो भी मेरा मैसेज रहेगा वो मैं जेसन फॉर्मेट में भी पास कर सकता हूँ और नॉर्मली मैं मैसेज भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से मैंने आपको जेसन के थ्रू डेटा यहाँ से कैसे पास करते हैं वो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक मैसेज दूंगा एड एम्प्लॉय, यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा मैंने एड एम्प्लॉय, ताकि ये मेरा नोटिफिकेशन पे क्या हो जाएगा, मेरा नोटिफिकेशन विंडो जो उस पर क्या हो जाएगा ये प्रिंट हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ से जो भी मेरा रिस्पॉन्स ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है ना ये मेरा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या पास कर रहा हूँ रिस्पॉन्स, तो यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा ये जो मेरा रिस्पॉन्स है ये मेरा रिस्पॉन्स वापस कहाँ जाएगा, उसी jQuery फंक्शन के अंदर सक्सेस में कहाँ पे, फंक्शन के अंदर RES जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर पेज का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, जो भी इको मैंने प्रिंट करवा रखा है वो RES में आ चुका है। अब RES में आ चुका है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन देना है। नोटिफिकेशन मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे जैसे कि कोई भी डमी डेटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं ब्लैंक डेटा ऐड करता हूँ, जैसे मैं ब्लैंक डेटा को ऐड करूँगा तो आप देखोगे ना यहाँ पे देखो एक क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, बट मैं आपको अभी भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल पे मुझे हेल्प लेना पड़ेगी किसकी, टोस्टर की। ये टोस्टर जेएस का एग्जाम्पल है। टोस्टर जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको हेल्प करता है। TOAS टोस्टर पूरा नहीं लिखते हैं, TOASTRE टोस्टर जेएस जैसे आप लिखोगे ना तो आपको देखो मैं बताता हूँ, आपको गिटअप पे जाना है। कहाँ जाना है आपको, गिटअप पे जाना है। ये आपको लिंक दिख रही है, यहाँ पे लिखा है सिंपल जावास्क्रिप्ट टोस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और अगर आपको टोस्टर नोटिफिकेशन अगर आपको लगाना है आपके प्रोग्राम में तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे नीचे जाना, आपको डाउनलोड वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको नीचे जाना है। यहाँ पे दोस्तों देखो ये जो मिनीफाइड आपको फाइल दिख रही है ना, आपको दो फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक CSS फाइल की जिसका नाम है toaster.min.js और CSS, और एक और कौन सी रहेगी toaster.min.js, ठीक है। तो क्या करना आपको, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले हम CSS की बात करते हैं। CSS की फाइल को मैं ना, इसका ऑनलाइन लिंक है, आप इसको ऑफलाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। सिंपल मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके हम क्या करेंगे, कॉपी करके हम चाहते हैं कि इसको हम कहाँ पे ऐड करें, इसको हम कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं हमारी index.php पे। अब चूंकि वो CSS है तो CSS हम हमेशा टॉप पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा लिंक, और लिंक जो रहेगा हमारा CSS का लिंक रहेगा, और इसकी href में वो जो लिंक है मैं इसको इजीली क्या करूँगा यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोस्टर नोटिफिकेशन की जो JS फाइल है, CSS फाइल है, यहाँ पे कॉल हो चुकी है। अब मुझे JS फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो JS फाइल की रिक्वायरमेंट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और सिंपल सा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट और यहाँ पे देना पड़ेगा src
src और यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको कॉल करना है। क्या कॉल करना है, उसकी जेस फाइल जिसका नाम है toaster.min.js। सिंपल सा मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं टोस्टर नोटिफिकेशन अच्छा अप्लाई कर रहा हुआ कि नहीं हुआ है। उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक मैसेज तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आओगे तो आप यहाँ पे है ना, ये जो अदर ऑप्शन में आना, अदर ऑप्शन में आपको बॉटम में एक लिंक मिलेगी जिसका नाम है हमारा सक्सेस। ये क्या है, ये ऑप्शन है, ठीक है। टोस्टर एक ऑब्जेक्ट है, उसने सक्सेस फंक्शन कॉल करा और यहाँ पे हम हमारा डेटा वगैरह देना चाहेंगे। तो इसको सिंपल सा कॉपी करना है, कॉपी करके आपको कहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा, पेस्ट करने के लिए आपको crud.js में आना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एज इट इज जो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। और यहाँ जो मैसेज था, यहाँ जो मैसेज मेरा आएगा इसकी जगह पर आपको RES पास करना है। क्यों RES पास कर रहा हूँ, क्योंकि इस RES के पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा, RES के पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये हमारा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्या है, एड एम्प्लॉय। ये एड एम्प्लॉय कहाँ पे आएगा, हमारा RES के पास में, और RES क्या करेगा, टोस्टर नोटिफिकेशन पे उसको इंटीग्रेट कर देगा। और यहाँ पर सिंपल सा मुझे लिखना है, मुझे वहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सक्सेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर टाइमर लगा रखा है कि 5 सेकंड तक वो नोटिफिकेशन रहेगा। 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 सेकंड को आप रिमूव करके मैं कर लेता हूँ 3 सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखते हैं इसको चला के कि क्या वाकई में मेरा डाटाबेस में डाटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हम आते हैं हमारे फॉर्म पे, एक बार उसको पूरा रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने के बाद जैसे मैं क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक एडमिन यूज़र की एंट्री ऐड कर रहा हूँ। admin@gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे info, कंपनी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे GWT, ठीक है। कोई भी कंपनी का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एड एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ रहा है। बट अभी ये जो मॉडल बॉक्स है ना, इसको मुझे हाइड भी तो करना है। ये मॉडल बॉक्स हाइड भी होना चाहिए। हाइड करने के लिए क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डाटाबेस में डाटा देख लेते हैं कि क्या वाकई में हमारा डेटा ऐड हो चुका है कि नहीं हुआ है। इस पर क्लिक करा सिंपल, यहाँ पे मेरा डेटा नहीं आया है। तो क्या एरर आ रही है उसको एक बार हमको देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन तो चला गया है, सब कुछ हो चुका है। एड एम्प्लॉय डॉट PHP, टेक्स्ट नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम के नाम, पासवर्ड, कंपनी का नाम देखो गलत दे दिया मैंने। यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने गलत दे रखा है, COMPANY, कंपनी अंडरस्कोर नेम, क्योंकि डाटाबेस में शायद मैंने एक ही नाम वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नाम क्या है, कंपनी अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा था। अब जाकर के सही हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या अब डाटाबेस में डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके पहले मैं आपको क्या बताने वाला था कि ये उसको मुझे हाइड भी करना पड़ेगा। ये जो मेरा फॉर्म है ना, नोटिफिकेशन जो मेरा जो मॉडल बॉक्स है, इसको मुझे हाइड भी करना पड़ेगा। मॉडल बॉक्स को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज दे देता हूँ कि भैया जैसे ही मेरा टोस्टर नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे मुझे मॉडल को हाइड करना है। तो यहाँ पे मॉडल बॉक्स का ID देना पड़ेगा। index.php में आते हैं, हमारा जो मॉडल ओपन हो रहा है, ये यहाँ से मेरा मॉडल ओपन हो रहा है। इसका ID क्या है, माई मॉडल को मुझे हाइड करने के लिए यहाँ पे मुझे ID पास करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइड। तो मेरा जो मॉडल बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, अभी मैं एडमिन दे देता हूँ, admin@gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने इन्फो, कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है कि info@ कोई सी भी कंपनी का नाम, GWT मैंने दिया था, मैं वही दे के यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ऐड करा, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी देखो ये विंडो भी है ना, थोड़ी सी इस पर इफेक्ट क्यों आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। डाटाबेस में चेक कर लेते हैं डाटाबेस में हमारा डेटा गया कि नहीं गया। जैसे मैंने रिफ्रेश पे क्लिक करा है तो देखो अब हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। बट स्टिल अभी क्या एरर आ रही है कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो मेरा मॉडल बॉक्स था उसका फेड आउट इफेक्ट अभी भी यहाँ पे है। तो देखते हैं इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। मॉडल को हाइड करने के लिए हमने क्या करा है, माय मॉडल को ओके दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है। आप मत करना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसको हाइड करना है, मॉडल को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडल, और मॉडल को क्या करना है, हाइड करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंपल हाइड। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करा मैंने इसको, अगेन मैंने यहाँ पे एक यूज़र को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़र का नाम डाला शानू, ईमेल ID दे दी मैंने शानू@gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे
शानू और @123 और कंपनी का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, कुछ भी दे दिया मैंने, इन्फोटेक कर दिया, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो अब देखो यहाँ पे प्रॉपर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मेरा आ गया था, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली अब हुआ है कि हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारे डेटाबेस में, ठीक। अब क्या करना है कि जैसे ही मेरा डाटा ऐड हो तो मुझे यहाँ पे नीचे डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके मुझे उसको यहाँ पे शो भी करना है। तो आइए अब उस पर बात करते हैं। डेटाबेस में डाटा कहाँ पे शो करना है, यहाँ शो करना है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं हमारे index.php पे। जो हमारा फॉर्म था, मॉडल बॉक्स था, ये मेरा पूरा मॉडल बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। इस मॉडल बॉक्स के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग दे दी हमने यहाँ पे, क्या हेडिंग दे दी कि मैनेज यूज़र, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, मैनेज एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में दे दिया ताकि आपको याद रहे कि ये जो कोड हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, हम मॉडल बॉक्स के लिए, ठीक है, सॉरी मैनेज ऑप्शन के लिए, सिलेक्ट डाटाबेस से डाटा लाने के लिए। दोस्तों अब हमको यहाँ पे टेबल लगाना, टेबल लगाने के लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाले फॉर्म पे आते हैं। बूटस्ट्रैप जो हमारी वेबसाइट थी, इस पे हम सबसे पहले सर्च करते हैं यहाँ पे टेबल। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, टेबल दिखेगी आपको यहाँ पे, या आपको यहाँ पे टेबल्स वगैरह दिख रही है। तो टेबल्स पे सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको अगर ये फॉर्मेट लेना तो आपको ये फॉर्मेट ले सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मेट लेना है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मेट लेना है तो ये ले सकते हो। बट हम फॉर्मेट लेंगे ये वाला ताकि इसमें होवर इफेक्ट भी हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो ट्राई इट योर सेल्फ पे गए, यहाँ पे इसका सिंपल सा मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा कोड कॉपी करना है, ये जो आपको दिख रही है ना टेबल, इस टेबल को आप सिंपल यहाँ से कॉपी करो और टेबल का पूरा डेटा आप यहाँ पे ले लेना। टेबल यहाँ पे क्लोज कर दी है, इस पूरा टेबल का डेटा मैंने कॉपी करके यहाँ पर सिंपल मैंने उसको पेस्ट कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको मतलब ज़्यादा लेंदी ना लगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिंपल सा ये जो टेबल था, इस टेबल को हमको यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं। अलाइनमेंट करने के बाद अब हमको क्या करना है, ये जो डेटा हमारा आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग क्या देना पड़ेगी, एक तो मुझे आईडी प्रिंट करना है, आईडी के बाद क्या प्रिंट करना है हमको यहाँ पे, आईडी के बाद प्रिंट करना है यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करना है। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी प्रिंट करना है। ईमेल आईडी के बाद क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे पासवर्ड भी प्रिंट करना है ना, पासवर्ड भी प्रिंट करना है। और एक और क्या प्रिंट करना है, कंपनी का नाम। और एक और क्या चीज़ प्रिंट करना है, ईमेल के बाद रहेगा हमारा पासवर्ड और उसके बाद लास्ट में रहेगा हमारा यहाँ पे आईडी नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंपनी का नाम, कंपनी नेम, ठीक है। इसको रन करेंगे, एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, आईडी भी आ चुकी है, नेम भी आ चुकी है, ईमेल आईडी भी आ चुका है, पासवर्ड और कंपनी का नाम। अब यहाँ पे डेटा वगैरह, हमको डेटा वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। डेटा सब हमारा स्टैटिक है और ये डेटा हमारा आएगा डायनेमिक। बस आपको यहाँ पे सिंपल सा ऊपर हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो नीचे आपको 5 TD ब्लैंक रखना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नीचे का जो भी डेटा उसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि डेटा हमारा स्टैटिक कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी डेटा रहेगा हमारा डायनेमिक रहेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 5 कॉलम मैंने बना दिए। अब यहाँ पे मुझे डाटाबेस से डाटा लेकर के आना है विद द हेल्प ऑफ jQuery अजाक्स। डाटाबेस से डाटा लेके आने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे टी बॉडी के अंदर ये TRTD भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये TRTD भी हमको डायनेमिक बनाना पड़ेगी। तो इस TD के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो मुझे यहाँ पे डाटा लेके आना है। तो डाटा लेके आने के लिए आपको जाना पड़ेगा jQuery अजाक्स पे। jQuery अजाक्स पे जैसे ही हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारी अजाक्स नाम की जो फाइल है, सॉरी current.js नाम की जो फाइल है, यहाँ पे एड एम्प्लॉय के ऊपर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। कमेंट दे देता हूँ सबसे पहले, गेट ऑल एम्प्लॉय। गेट ऑल एम्प्लॉय के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। सबसे पहले मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। फंक्शन मैंने कॉल करा, तो फंक्शन कहाँ बना हुआ है, तो फंक्शन जस्ट उसके मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है, कॉलिंग मैंने ऊपर कर दी है, कॉलिंग मैंने ऊपर कर दिया। आप चाहो तो फंक्शन के नीचे भी कॉलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो फंक्शन मैंने बना दिया गेट ऑल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको अजाक्स की हेल्प से डाटा लेकर के आना है। तो अजाक्स की हेल्प से डाटा लेके आने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा $.ajax
$.ajax यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको। $.ajax मैंने लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे देना पड़ेगा URL, कौन से पेज से डाटा लेके आना है, तो उस पेज का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे get_all_employee.php। ठीक है, ये मैंने फाइल बना दी है। मेथड, विच टाइप ऑफ मेथड इज माई पोस्ट। ठीक है, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। अब जो हमारा डाटा आएगा वो जेसन के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा डाटा का टाइप। डेटा का टाइप क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं उस पेज से जो मैं डाटा लाऊंगा ना वो मेरा डाटा जेसन फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, URL और सीरियलाइज वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी मेरा डेटा आएगा उसको मैंने सक्सेस फंक्शन के अंदर रख दिया है। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ। सक्सेस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे RES लिखा है, और इस RES में मेरा जो भी डेटा रहेगा वो डेटा मुझे कहाँ पर मुझे डेटा को शो करना है। वो डेटा जो मेरा शो रहेगा वो डेटा आएगा मेरा इस टी बॉडी के अंदर। कहाँ पे आएगा, मेरा जो टेबल की टी बॉडी है ना, इस टी बॉडी के अंदर मुझे डाटा लेके आना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे समथिंग और कुछ भी कोड लिखना पड़ेगा, बट पहले हम यहाँ पे कंसोल करके देख लेंगे कि क्या वाकई में मेरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पेज पे जाना पड़ेगा, गेट ऑल एम्प्लॉय पे जाएंगे। गेट ऑल एम्प्लॉय पे जाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना दी है, और यहाँ पर मैंने लिखा getAllEmployee.php करके मैंने यहाँ पे फाइल बना दी है। फाइल का नाम देना पड़ेगा। फाइल का नाम क्या है हमारा, फाइल का नाम है हमारा यहाँ पर, फाइल का नाम मैंने नहीं दिया है क्या अभी। फाइल का नाम मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा ना। फाइल का नाम क्या देना पड़ेगा, गेट ऑल एम्प्लॉय, ये नहीं देना भैया, गेट ऑल employee.php करके मैंने यहाँ पे फाइल बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल में आपको क्या करना है, फाइल में सबसे पहले आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, जो हमने add employee.php पे करी थी। एज इट इज कोड आप यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे डाटाबेस से डाटा लेके आना है। तो उसके लिए सिंपल सा मुझे यहाँ पे क्वेरी चलाना पड़ेगी, MySQL_query, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। विच टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो भी डेटा रहेगा उसको मैंने क्यू में ले लिया। अब जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर मैंने क्वेरी वगैरह लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा मुझे करना पड़ेगा MySQLi_query, MySQLi_ मुझे फंक्शन चलाना पड़ेगा फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव फॉर्मेट में मैं डेटा को यहाँ पे फेच कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे $Q लिखा, और कहाँ पे रखना है उसको मुझे $data में रखना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि हम दोस्तों हमको पता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वाइल लूप का। और जैसे मैंने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया है, तो वाइल लूप का यूज़ करने के बाद हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हमारा जो भी डेटा जाएगा ना वो जेसन फॉर्मेट में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जेसन फॉर्मेट में डेटा को पास करने के लिए हमको सिंपल सा यहाँ पे ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसका नाम रहेगा हमारा जेसन, और वो किस टाइप का रहेगा, हमारा अरे टाइप का रहेगा। ठीक है, किस टाइप का रहेगा, हमारा अरे टाइप का रहेगा। अब हम चाहते हैं कि $डेटा का जो भी डेटा आएगा, $डेटा से जो भी आएगा उसको हमको कहाँ पे रखना है, $of_JSON में रखना है, वो भी हमारा अरे के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे मेरा डेटा तो आ चुका है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे मुझे उसको जो भी मेरा $JSON से जो भी मेरा डेटा था उसको मैंने $record नाम के वेरिएबल में ले लिया है। $record $record नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पर मैं उसकी की बना देता हूँ। की का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे की का नाम दे रहा हूँ, की का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है रिस्पॉन्स, या फिर एक काम करते हैं यूज़र डेटा करके मैंने यहाँ पे की का नाम दे दिया। अब मुझे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे उसको इनकोड करना पड़ेगा, जेसन_इनकोड। और किसको इनकोड करना है, मुझे $record को। तो $record जो रहेगा ये मेरा इनकोडेड फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा फाइनली यहाँ पे हमारा जो भी डेटा डेटाबेस से आएगा वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के कहाँ चला गया, वापस से इस RES नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब इस वेरिएबल को जल्दी से हम यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या मेरे पास मल्टीपल डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब मेरा पेज लोड होगा तब। ठीक है, तो जैसे मेरा फंक्शन लोड होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जल्दी से मैं कंसोल करके देख लेता हूँ। कंसोल पे हमको डेटा दिख जाएगा कि क्या वाकई में हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं कंसोल पे गया
तो कंसोल पे अभी तक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी डेटा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो समझते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये गेट ऑल एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, अजाक्स पे जाएगा, गेट ऑल एम्प्लॉय पे जाएगा, गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट PHP पे जाएगा, जहाँ पे हमारा डेटा प्रॉपर माई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम भी सही है, और रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग पे मैंने क्या करा, जेसन लिखना था यहाँ पे, ओके JSON जेसन लिखना था, मैंने गलती से वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। आप कंसोल पे आएंगे, कंसोल पे भी देखो यहाँ पे डेटा यूज़र डेटा करके कुछ आया है। यूज़र डेटा मेरी की है और इसमें मेरे पास कितने 2 रिकॉर्ड है, दोनों अरे के फॉर्मेट में है, दोनों बता देता हूँ। एक मेरा 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है पूरा रिकॉर्ड, और एक और किस पे रखा हुआ है मेरा 1 पे, मतलब अल्टीमेटली मेरे दोनों के दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब मेरे रिकॉर्ड आ गए तो उसको मुझे टेबल के फॉर्मेट में जनरेट करना है। टेबल के फॉर्मेट में जनरेट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। उस नए फंक्शन का नाम मैं देना चाहूँगा कि गेट यूज़र करके मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। गेट यूज़र करके फंक्शन बनाया, इसमें मैंने क्या पास कर दिया, RES क्या पास कर दिया, जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो मैंने इस फंक्शन के अंदर पास करा। बट RES डॉट की का नाम क्या था, RES डॉट की का नाम क्या था, उस जेसन फॉर्मेट में जो मैंने की पास करी थी उसका नाम क्या था, मेरा यूज़र डेटा। तो इस यूज़र डेटा का जो भी रिकॉर्ड रहेगा, यूज़र डेटा से इस रिस्पॉन्स में, इस रिस्पॉन्स से मैंने उसकी की को कॉल किया। की कौन सी थी, उसकी यूज़र डेटा। अब यहाँ पे जो भी मेरा रिकॉर्ड आएगा ना, वो मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड को मुझे अगर रिट्रीव करना है jQuery की हेल्प से, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फॉर ईच लूप। किसका यूज़ करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप का। अब फॉर ईच लूप कैसे काम करेगा वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना, और ये जो फंक्शन मेरा कॉल होगा, इस फंक्शन को मुझे इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन के बाहर नहीं बनूंगा मैं। इस फंक्शन को मैं अंदर बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने गेट यूज़र, और जैसे मेरा गेट यूज़र कॉल होगा, ठीक है, एक सेकंड ना, इस गेट यूज़र नाम के फंक्शन को हम बनाते हैं इसके बाहर। गेट यूज़र नाम का जो मेरा फंक्शन बना है, इस फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ से जो भी मेरा डेटा आएगा, इस डेटा को लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल बना दिया। कौन सा बना दिया मैंने यहाँ पे, रिस्पॉन्स करके। अब चूंकि यहाँ पे मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, क्या एक्सेस करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फॉर ईच लूप लगाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा मेरा डेटा, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का है, ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ फॉर ईच लूप, तो यहाँ पर मैंने यूज़ करा है ईच फंक्शन। इसका मैं सेंटेंस एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे हमको $.each जो हमने फंक्शन यहाँ पे लगाया है, यहाँ पर हमको क्या करना था, ईच जो फंक्शन होता है उसमें सबसे पहला मेरा पैरामीटर रहता है हमारी वैल्यू। तो हमारी जो अरे की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब यहाँ से जो भी हमारा डेटा आएगा उसको हमको एक फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा, और फंक्शन में यहाँ पे 2 की रहती है। पहली रहती है मेरी इंडेक्स, और दूसरी रहती क्या है, मेरी वैल्यू, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स से 1 बाय 1 वैल्यू मेरी वैल्यू नाम के वेरिएबल में पास हो जाएगी। और यहाँ पर अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो मैंने डेटा बनाया है उस डेटा के अंदर डेटा प्लस इक्वल टू, ठीक है, कॉन्केटेनेशन करना है। क्या कॉन्केटेनेशन करना है, कि जो भी मेरी वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे TR ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मेरी TR ऐड हो चुकी है, ठीक है। डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे रो के फॉर्मेट में डेटा पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, TD लिखा है। TD के अंदर क्या करना है आपको, चलो ठीक है, TD के अंदर सबसे पहले TD पे मुझे ID प्रिंट करना है। तो यहाँ पर TD ओपन, देन TD को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। इसके बीच में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो मेरी वैल्यू है ना, इस वैल्यू से हमको प्रिंट करना है डॉट, कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, ID। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ID। तो इससे मेरी ID प्रिंट हो जाएगी। और अगेन जो TD मैंने यहाँ पे पास किया उससे मुझे नाम प्रिंट करना है। तो कॉलम का नाम क्या है, नेम। उसके बाद क्या आ रही है यहाँ पे, डेटाबेस से क्या आ रहा है मेरा, ईमेल ID। और ईमेल ID वाले कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे ईमेल ID पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा पूरा ईमेल ID, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद हमको फाइनली लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, मुझे एक और क्या प्रिंट करना है, कंपनी का नाम। तो कॉलम का नाम क्या है मेरा, कंपनी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कंपनी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है। अब देखते हैं एक बार कि क्या वाकई में मेरी, अच्छा ये जो मेरी टीडी क्लोज, उस टीडी को टीआर को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो टीआर को क्लोज करने के लिए अगेन लिखना पड़ेगा डॉट डेटा प्लस कॉन्केटेनेशन, और यहाँ पर किसको क्लोज करना पड़ेगा मुझे, टीआर को। दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको मेरे जो जेक्वेरी अजाक्स के जो वीडियोज़ है ना, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से भी समझाया है, और जैसा मैंने यहाँ पे समझाया उससे भी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो। ठीक, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि इस टी बॉडी के अंदर मुझे डाटा लेकर के आना है, इस टी बॉडी के अंदर लेकर के आना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा कि डॉलर ऑफ किसके अंदर लेके आना है, टी बॉडी के अंदर .html, इनर HTML का काम करता है ये, उस HTML फंक्शन है जहाँ पर क्या पास कर देगा, ये डेटा मतलब ये पूरी की पूरी रो उठा करके वहाँ पे क्या करेगा, वो पास कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में मेरा डाटाबेस से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देखो एग्जैक्टली बिल्कुल 2 डेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, और वो के वही 2 डेटा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों डेटा को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। एक बार मैं नए यूज़र को यहाँ से एम्प्लॉय को ऐड करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करा जिसका नाम है, हमारे पास यहाँ पे एक अमित नाम का यूज़र है। ठीक है, अमित नाम का यूज़र है, amit@gmail.com। पासवर्ड लिखा मैंने amit123, कंपनी का नाम दे दिया मैंने AM Infotech करके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन तो आ गया है, सारी चीज़ें आ गई है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे डेटा मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने गेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन क्रिएट एम्प्लॉय करते समय तो मैंने कॉल ही नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो ऐड एम्प्लॉय का पूरा काम हो जाए। ऐड एम्प्लॉय का पूरा काम होने के बाद में ये जो फील्ड है ना, इसको मुझे यहाँ पे मुझे वो डेटा दिख भी जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये जो गेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन है ना, इस गेट एम्प्लॉय नाम के फंक्शन को आपको अगेन कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है, कहाँ कॉल करना है? ये जो ऐड एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय ऐड हो गया, टोस्टर के थ्रू मैसेज आ गया, मॉडल हाइड हो गया, मॉडल हाइड होने के जस्ट पहले यहाँ पर मुझे फंक्शन कॉल करना है गेट एम्प्लॉय। अब मैं आपको समझा देता हूँ। और दोस्तों अभी मैंने एक चीज़ और आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है कि जब भी मैं एम्प्लॉय को क्रिएट कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय मैंने क्रिएट किया, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे जैसे कि एक राहुल नाम का मैंने एक यूज़र ऐड किया है, rahul@gmail.com, ध्यान से समझना, ठीक है। R123 कंपनी का नाम दे दिया मैंने, रॉ इन्फोटेक करके मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इन्फोटेक, ठीक है। जिससे मैंने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया तो मुझे देखो, अब देखो यहाँ पे राहुल नाम की एंट्री दिख गई ना, जैसे मैंने डाटा ऐड किया था। बट क्या होगा कि जब मैं अगेन क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो मुझे राहुल नाम का डेटा वापस से दिख रहा है, जबकि यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए पूरा डेटा। तो ऐसा कैसे होगा? तो जैसे मेरा यूज़र ऐड हो चुका है, ऐड एम्प्लॉय वाले पे जाएंगे, ये जो हमारा ऐड एम्प्लॉय वाला है, हमारा पूरा डेटा फिल होने के बाद में, है ना, पूरा डेटा मेरा फिल हो जाएगा, मॉडल भी मेरा हाइड हो जाएगा। उसके जस्ट पास में मुझे जो भी मेरी फील्ड है, जैसे कि मुझे ये फील्ड को यहाँ पे ब्लैंक करना है, तो मुझे उस इनपुट फील्ड का आईडी से काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे index.php पे मैंने हर पर्टिकुलर फॉर्म की मैंने आईडी दे रखी है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मेरे पास यहाँ पे जो पहला जो फॉर्म था इनपुट फील्ड, उसकी आईडी मैंने यहाँ पे दे रखी नेम। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नेम को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मुझे उसको हैश से कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू को आप ब्लैंक कर दो। क्या कर दो? उसकी वैल्यू को आप ब्लैंक कर दो। ऐसे किसकी वैल्यू ब्लैंक करना है? नेम की, ईमेल आईडी की, पासवर्ड की, और एक और क्या, कंपनी नाम की। तो सबकी हम मुझे आईडी मेंशन करना पड़ेगी। सेकंड वाली होम की आईडी क्या है? ईमेल, उसके बाद पास, उसके बाद क्या आएगा? सी नेम। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ईमेल, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? पास, और उसके बाद वाली होम की आईडी क्या आएगी? सी नेम, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे नए यूज़र को ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय किया, एक हमारा यूज़र, एक मैं आपको एक नया यूज़र मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, सुरेश दे दिया मैंने यहाँ पे। सुरेश नाम का यूज़र है, suresh@gmail.com।
suresh@gmail.com और पासवर्ड रहेगा ACURESH123 और ईमेल आईडी। एम्प्लॉय का नाम हमने यहाँ से पास करा है। कंपनी का नाम रहेगा सूवी इन्फोटेक, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह बाद में अपन उसको एडिट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एड एम्प्लॉय पे क्लिक करा तो यहाँ पे यूज़र का नाम भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब अगर मैं क्रिएट एम्प्लॉय पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी फील्ड क्या हो गई, मेरी ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है। आपको डेवलपमेंट में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे सोर्स से करने के। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको छोटा से छोटा है, कम से कम सोर्स में आपका काम हो जाए, ठीक है। मैं आपको वही कोड बताता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिससे कि जो नई एंट्री आ रही है वो बॉटम में जा रही है, वो मुझे कहाँ पे रखना है, टॉप पे रखना है। तो नई एंट्री को टॉप पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी गेट ऑल एम्प्लॉय जो हमने डेटा सिलेक्ट किया था, यहाँ पे सिंपल सा मुझे यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा ऑर्डर बाय। क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय किसके थ्रू कॉल करना है, आईडी के थ्रू, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मेरी जो लास्ट वैल्यू है ना 5, वो सबसे टॉप पे दिखना चाहिए। जो भी मेरा नया रिकॉर्ड आएगा वो सबसे कहाँ आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए। तो ऑर्डर आईडी क्या हो जाएगा मेरा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो 5th वाला यूज़र सबसे पहले आपको पहले दिख गया है। बट अब होगा क्या कि यहाँ पे 5 आईडी आ रही, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने अगर किसी यूज़र को डिलीट भी कर दिया ना तो उसकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो कभी रिपीट नहीं होगी। तो ये आईडी क्या होगी, एक प्रॉपर वे पे मुझे यहाँ पे नहीं दिख पाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने गेट ऑल एम्प्लॉय का आपका जो जेस का कोड है उस पर हम आते हैं। गेट एम्प्लॉय वाले पे जो आपका जेस का जो कोड था ना, यहाँ पे मुझे आईडी प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सा मुझे आईडी प्रिंट ही नहीं करना है। इस आईडी की जगह पर हम क्या प्रिंट करें, इसके आईडी की जगह पर अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करता हूँ, तो ये रो का इंडेक्स लेके आता है। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करा ना तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में तो आ रहा है ना। तो 0+1 कर देता हूँ। तो 0 को +1 करने के लिए जो हमारा इंडेक्स रहेगा उस इंडेक्स में यहाँ पे मैं +1, आप ब्रैकेट जरूर लगाना, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो ये प्लस का काम होता है कॉन्केटेनेशन का, और ये प्लस का काम होता है डेटा को ऐड करने का। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे अब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और एक आ जाएगा हमारा 5। दोस्तों ये अब हमारा पूरा डेटा फुलफिल हो चुका है। मेरा डाटाबेस से डाटा मैं सिलेक्ट करके भी ले आया हूँ। अब मुझे सिंपल यहाँ पे 2 बटन बनाना है, एक डिलीट और एक और क्या बनाना है, अपडेट, ठीक है। तो आइए आप सबसे पहले मूव करते हैं डिलीट और अपडेट पे। अब दोस्तों हम मूव करते हैं डिलीट की तरफ। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए जो भी हमारा डेटा हम रिट्रीव करके ला रहे हैं गेट ऑल एम्प्लॉय वाले पे नहीं, CRUD.js के अंदर जो भी हमारा डाटा आ रहा है, ये जो हमारे डायनेमिक रो बन रही ना, इस डायनेमिक रो के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली 2 कॉलम और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 1 कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 1 कॉलम ऐड करना पड़ेगा TD करके, और यहाँ पर सिंपल मुझे 2 बटन बनाना पड़ेंगे। पहला बटन बना रहा हूँ मैं, पहला बटन हम बना लेते हैं। पहला बटन हमने बनाया यहाँ पे डिलीट का, ठीक है। और बटन पे यहाँ पे क्लास लगा देते हैं बूटस्ट्रैप की। तो क्लास दे दी मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट, BTN डेंजर, ठीक है। एक मैंने क्लास दे दी यहाँ पे, और BTN क्लास का मैं यहाँ पे बटन पे मैं एक सेपरेट क्लास और बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। मैं यहाँ पे बताऊँ BTN डेल करके मैंने बटन बना दिया है, और यहाँ पे मैं इसकी आईडी भी पास कर देता हूँ। आईडी पास कर दी मैंने यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बटन तो बना ही दिया है, एक बटन और मैं बना लेता हूँ। तो इस बटन को मैं ना यहाँ पे TD को मैं क्लोज नहीं करता हूँ, तो इसी को मैं कंट्रोल को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो हमारा TD है ना, TD हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे क्लोज होगा हमारा, इस बटन को पूरा फुलफिल करने के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं हम एडिट का, और यहाँ पे मैं उसकी आईडी चेंज कर देता हूँ एडिट, और यहाँ पे दे दिया हमने BTN एडिट, ठीक है। और यहाँ पे BTN डेंजर की जगह पर कर देते हैं BTN कोई सा भी बटन लगा सकते हैं, है ना। BTN इन्फो ही रहने दो, चलो ठीक है, BTN इन्फो ही हम उसको सेट कर लेते हैं। अब चूँकि पहले डिलीट और एडिट हमारे पास यहाँ पे 2 बटन हमने बना लिए, एक बार इसको व्यू करके देख लेते हैं।
जैसे व्यू करा तो हमारे देखो रहा यहाँ पे 2 बटन आ चुके हैं, पर ऊपर मैंने कॉलम नहीं बढ़ाया है। तो ऊपर कॉलम बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे index.php पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो मैंने टेबल फॉर्मेट बनाया था ना, यहाँ पे मुझे एक कॉलम और ऐड करना है। उस कॉलम का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एक्शन। ठीक है, तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे एक्शन करके लिखा हुआ आ चुका है। अब btn एडिट और डिलीट, हालांकि चूंकि डेवलपर्स अगर डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो पहले एडिट का बटन आता है, उसके बाद डिलीट का बटन आता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, तो इसको हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, पर रूल से उसको हमको फॉलो करना पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा एडिट का बटन था उसको हम कट करके ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एडिट। तो पहले हमारा एडिट का बटन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, हमारा डिलीट का बटन। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस देना है। तो सेकंड वाला जो बटन है डिलीट का, उस पर यहाँ पे क्लास कॉल कर लेते हैं मार्जिन लेफ्ट से 2 पिक्सल। ठीक है, तो 2 कितना होता है एक बार आप उसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ चुकी है। अब फाइनली क्या करना है कि जैसे मेरे डिलीट, पहले हम डिलीट के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि एडिट थोड़ा सा लेंदी है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को मुझे यहाँ से डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, आइए समझते हैं दोस्तों। बटन पे जैसा कि ये भी जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अगर आप मेरी जो प्लेलिस्ट है शानू सर ट्यूटोरियल, जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उस पर मैं आपको प्लेलिस्ट, जैसे आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, तो मैंने यहाँ पे दोनों प्लेलिस्ट में यहाँ पे मैंने दोनों फंक्शनलिटी को ऐड करके रखा है। जैसे कि अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे jQuery Ajax विद PHP एंड MySQL, तो इसके अंदर भी आपको डिलीट एडिट दोनों मिल जाएगा, और इसके अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप उनको देख लेना, नहीं देख पाओ तो, हालांकि मैं पूरा स्टार्ट से एंड तक समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो की हेल्प से भी ईजिली डिलीट और एडिट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को मुझे फाइनली क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस रो के बटन के क्लिक पे आप कैसे डिलीट करेंगे, चूंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो भी हम डिलीट करते हैं वो हम उसकी जो आईडी रहती है ना, उसकी इंडेक्स आईडी नहीं सॉरी, उसका जो आईडी रहता है, जो डाटाबेस का आईडी रहता है, उसकी आईडी से क्या करते हैं, हम डाटा को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो इस पर्टिकुलर टीडी के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डाटा एटीटीआर सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाटा एक डायनेमिक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और डायनेमिक एट्रीब्यूट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि जो भी मेरी वैल्यू थी उस वैल्यू का जो मेरा आईडी था, जो एक्चुअल आईडी था, है ना, जो मेरा, जैसे कि मेरे पास डाटाबेस में ये रिकॉर्ड है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। देखो हमारे पास डेटाबेस में कितने नंबर ऑफ यूज़र है, 4 यूज़र है, 5 यूज़र के आसपास होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने, 5 यूज़र है, तो यहाँ पर भी कितने यूज़र होंगे, हमारे 5 रिकॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं फ्रेंड्स, 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पहले वाले यूज़र को डिलीट करता हूँ, एडमिन वाले को, तो इसकी रो का आईडी, इसका रो आईडी कितना है, 1 है। सेकंड यूज़र का आईडी कितना है, 2 है। तो ये एक्चुअल जो आईडी है ना, ये आईडी ही मैंने क्या करी यहाँ पर एज इट इज़ मैंने उसके कोड में आईडी को इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो मैंने क्या लिखा है, ये jQuery के अंदर एक डाटा एट्रीब्यूट करके, डाटा एटीटीआर जो रहता है हमारा डायनेमिक वैल्यू को कंटेन करता है, ये इसको हम किसी भी HTML के एलिमेंट के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो भी मेरा डाटा एट्रीब्यूट रहेगा उस पर मैंने क्या पास कर दी, डायनेमिक आईडी, कौन सी आईडी, जो मैं डाटाबेस से लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अब इस डायनेमिक आईडी को हम कैसे, इस डाटा एटीटीआर से हम ये वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, उसको समझते हैं बटन के क्लिक पे। तो बटन पे मैंने यहाँ पे आईडी दे रखी, अच्छा सॉरी, मैं बटन पे क्लास का नाम क्या था, btn एडिट। तो यहाँ पे मुझे बटन पे कॉल करना, कोडिंग करना पड़ेगी। तो पहले एडिट है ना, अच्छा अपन बटन पे कौन सा कर रहे हैं, डिलीट वाले पे ना। तो डिलीट वाले क्लास का नाम क्या है, btn डेल है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली आना पड़ेगा, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे एड एम्प्लॉय कोड था, ऊपर था हमारा सिलेक्ट वाला, और यहाँ पे जस्ट इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैं कोड करता हूँ डिलीट के लिए। ठीक है, तो डिलीट के मैंने यहाँ पे कोडिंग कर दी, डिलीट
डिलीट एम्प्लॉय की मुझे यहाँ पे कोडिंग करना है किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। चूँकि मुझे यहाँ पे जो बटन है वो मेरा लूप में आ रहा है, बटन है जो मेरा लूप में आ रहा है, इस लूप में आ रहा है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉडी के ऑन क्लिक पे। ठीक है, बॉडी के ऑन क्लिक पे किसके थ्रू, बटन का, बटन की क्लास का नाम क्या था, डॉट डेल, btn डेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइनली अब हमको लगाना पड़ेगा फंक्शन, और क्या करना है, बटन के क्लिक पे हमको फंक्शन कॉल करना है। जो फंक्शन मेरा कॉल होगा है ना, ये बटन के क्लिक पे, कौन सा बटन है हमारा, btn डेल के क्लिक पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे डाटा attr जो सबसे पहले तो मुझे इसकी आईडी लेना पड़ेगी। तो डाटा attr जो मैंने अभी बनाया है ना CRUD.js में ऊपर ही बना रखा है, यहाँ पे देखो आपको मैं बताता हूँ। ये जो डाटा attr है ना, इसकी ये डाटा attr मेरे एडिट के लिए भी काम करेगा, मेरे डिलीट के लिए भी काम करेगा। तो इसकी जो वैल्यू आईडी है, जो वैल्यू है उसके आईडी को मुझे यहाँ पे गेट करना है विद द हेल्प ऑफ डाटा attr। तो इसके आईडी को हमको गेट करना है, तो उसके लिए हमको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है डॉलर ऑफ हैश, और क्या नाम था यहाँ पे, डाटा सॉरी 1 सेकंड ना, डॉलर दिस डॉट है ना, डॉलर दिस डॉट डाटा attr को गेट करने के लिए jQuery का फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डेटा। अच्छा, जिस बटन पे मैंने क्लिक करा है उस बटन का पेरेंट, ओके एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो बटन है ना, ये बटन किसके अंदर है, इस बटन का पेरेंट कौन है, td। तो डाटा attr कहाँ पे लगा हुआ है, td मतलब उसके पेरेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉलर दिस मतलब जिस बटन पे आपने क्लिक करा है उसका पेरेंट कौन है, हमारा td, उसका पेरेंट का डेटा, ये attr कहलाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे attr, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये जो attr है ना, ये चेंज हो सकता है, ये मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर आईडी लिखा होता तो मुझे यहाँ पे डाटा के अंदर क्या पास करना पड़ता, आईडी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी मेरी वैल्यू रहेगी, जो भी डाटाबेस की मेरी आईडी रहेगी, उस आईडी को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है। और ये आईडी गेट हुई कि नहीं हुई, उस आईडी को गेट करने के लिए मैं उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। उस वेरिएबल में ले लिया मैंने उसको आईडी के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम अलर्ट करके देखते हैं कि जिस पे मैंने क्लिक करा है उस पर्टिकुलर यूज़र का आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिलोड करेंगे। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, क्योंकि इसकी एक्चुअल आईडी क्या है, 5 है, मैंने बताया था आपको। और इस पर क्लिक करूँ तो इसकी एक्चुअल आईडी कितनी, 1, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास आईडी आ चुकी है। तो इस आईडी को क्या करना हमको, इस आईडी को हमको jQuery अजाक्स की हेल्प से दूसरे पेज पे ले जाना है और वहाँ पे हमको डाटा को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, $.ajax की हम हेल्प लेंगे। $.ajax को हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप URL के थ्रू दूसरे पेज पे जाओ। पेज का नाम क्या है, डिलीट एम्प्लॉय.php पे आपको जाना है, और मेथड कौन सी लेके जाना है आपको, पोस्ट नाम की मेथड लेके जाना है। और डेटा जो लेके जाओगे वो आप, जो भी डेटा हमको लेके जाना है वो यहाँ पे एज ए में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजूंगा। तो यहाँ पे मैंने पास किया UID को, और UID के अंदर क्या लेके जाएगा, ये जो आईडी जो भी मैं डेटाबेस से लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिस बटन के क्लिक पे जो भी आईडी आएगी उस आईडी को किसके अंदर पास कर दिया उसने, UID के अंदर। ठीक है, और जो भी अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया तो सक्सेस फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा RES, और RES को सिंपल हम क्या करेंगे अभी अलर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे पेज पे जाना पड़ेगा, और पेज का नाम क्या है, पेज का नाम जो है हमारा, उस पेज को सिंपल सा मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एक नई फाइल बनी, Ctrl+S देन Ctrl+V, मेरा फाइल बन चुका है। अब इस पे क्या करना है हमको, इस पे हमको ये करना है, इस पे हमको क्या करना है, ये हमको क्या करना है इसके अंदर कि क्या लेके जा रहे हैं हम, आईडी लेके जा रहे हैं, किसके अंदर लेके जा रहे हैं हम, UID के अंदर। तो ये जो UID रहेगा ना, इस UID को हमको यहाँ पर सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस मैंने जैसे ही लिखा है यहाँ पे, फाइल का नाम क्या है मेरा, config.php। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको गेट करना चाहता हूँ। कौन सी आईडी गेट करेंगे, जो मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ,
कौन सी आईडी लेके आ रहा हूँ मैं, आईडी लेके आ रहा हूँ, किसके अंदर लेके आ रहा हूँ मैं, यूआईडी के अंदर। तो इस यूआईडी को मुझे यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। इस यूआईडी के पास अल्टीमेटली मेरी आईडी आ चुकी है। कौन सी आईडी आ चुकी है, जो आईडी में ऊपर डाटा एट्रीब्यूट से जो मैं आईडी लेकर के आ रहा हूँ उसको मैंने आईडी में असाइन किया था, और वो के वही आईडी मेरी यूआईडी के अंदर रिप्लेस हो चुकी है, असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी मैं यूआईडी को गेट करूँगा तब तक मुझे डाटाबेस की जो एक्चुअल आईडी वो मिल जाएगी। उसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। यहाँ से मैं डाटा को सक्सेसफुली डिलीट करके आपको बता देता हूँ। MySQL मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेरी, MySQL क्वेरी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पर हमको सिंपल से क्वेरी पास करना पड़ेगी, जिसका नाम है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, विच टेबल, फ्रॉम नॉट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, वेयर, जहाँ पे डेटाबेस की आईडी किसके बराबर होगी, मेरी वेरिएबल के, और वेरिएबल कौन सा, मेरा $आईडी। ये आईडी अगर मेरे डेटाबेस की आईडी के इक्वल हो गई तो वो डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा। अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ बताना है कि अगर मेरा क्यू में अगर मेरा 1 आ गया, मतलब ये कंफर्म है। यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ कि डेटा एम्प्लॉय डिलीटेड करके मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास किया, और ये मेरा एज ए रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, हमारा इस RES के अंदर, और RES को मैंने क्या करा, यहाँ पे अलर्ट कर दिया। अगर मैं अलर्ट नहीं करूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे टोस्टर मैसेज लगा देता हूँ। टोस्टर नोटिफिकेशन का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। टोस्टर का मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने टोस्टर का यूज़ भी किया हुआ था। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स का मैसेज आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सक्सेस। ठीक है, तो इतना तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। और जैसे ही मेरा डेटा डिलीट होगा तो उसके बाद मुझे गेट ऑल एम्प्लॉय को भी कॉल करना है। इसको कॉल करना है गेट ऑल एम्प्लॉय को। गेट ऑल एम्प्लॉय मतलब कौन सा, ये जो मेरा डाटाबेस से डाटा आ रहा है ना, क्योंकि आप यहाँ से डिलीट करोगे तो डाटाबेस से भी डिलीट होगा, डाटाबेस से डिलीट होगा तो अगेन क्या होगा, मेरा गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल होगा, जो डाटाबेस से जो डेटा डिलीट हो गया उसको वापस से फेच नहीं करेगा वो। ठीक है ना, तो मेरा जो गेट ऑल एम्प्लॉय ना वापस से क्या हो जाएगा, मेरा रीलोड हो जाएगा। तो फिर मैंने फंक्शन कौन सा यहाँ पे कॉल कर दिया, गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जिससे कि जिस बटन पे मैंने क्लिक करा तो ये रो आईडी पे तो यहाँ से डिलीट होना चाहिए ना, ये रो आईडी भी डिलीट होना चाहिए। तो इस रो आईडी को डिलीट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा $ऑफ, जिस बटन पे मैंने क्लिक करा है वो, जिस ये बटन का कोड है, बटन पे मैंने क्लिक करा है उसका पेरेंट। देखो इस बटन का पेरेंट कौन है, TD। इस बटन का पेरेंट कौन है, TD। उस TD का पेरेंट कौन है, TR। ये TD किसके अंदर है, TR के अंदर। तो पूरी की पूरी TR को डिलीट करना है ना हमको, समझ में आया। और क्या करना है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, ये क्यों लिखा है मैंने, $this मतलब जिस बटन पे मैंने क्लिक करा है उस बटन का पेरेंट कौन है, TD। उस TD का पेरेंट कौन है, नॉट TD, जैसे TR। उस पे वो TD किसके अंदर है, TR। तो जिस बटन पे क्लिक करा है वो पूरी की पूरी रो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। तो अब आपको मैं समझाता हूँ, रन करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये राहुल नाम का यूज़र या सुरेश नाम का यूज़र अगर मैंने डिलीट किया, ध्यान से समझना, तो ये रो भी डिलीट हो जाएगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, और ये डेटा मुझे यहाँ से रिमूव भी करना है। ठीक है, जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे फेटल एरर क्यों आ रही है, अच्छा मैंने क्वेरी की स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, डिलीट एम्प्लॉय पे मैंने यहाँ पे MySQL_QUERY लिखना था, QUERY आएगा। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। जैसे मैं सुरेश नाम के यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ से सुरेश नाम का यूज़र भी चला गया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया, और यहाँ पे एम्प्लॉय डिलीट लिखा हुआ भी आ चुका था। तो ऑलमोस्ट आपका डिलीट का काम हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और बाकी ये रह गई है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे एग्जाम्पल में कि जिस भी रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट करने से पहले यहाँ पे कन्फर्मेशन आता है। ठीक है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, या डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैंने कैंसिल पे क्लिक करा तो यहाँ पे डिलीट नहीं होना चाहिए, बट अगर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा, मेरा डिलीट हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये कन्फर्मेशन बॉक्स वैसा नहीं है, ये बूटस्ट्रैप ने खुद ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ लाइब्रेरी फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो अगर मुझे लगाना ना, एक ही कन्फर्मेशन बॉक्स अगर मुझे लगाना है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाओ।
उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और गूगल पे आपको सिंपली लिखना पड़ेगा बूट बॉक्स। क्या लिखना पड़ेगा आपको? बूट बॉक्स कन्फर्म या अलर्ट, दोनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बूट बॉक्स अगर मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन का यूज़ करता हूँ तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे हमको एक डाउनलोडेड लिंक मिलेगी। ये bootbox.js बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल डायलॉग बॉक्स रहते हैं और बूटस्ट्रैप की हेल्प से बना हुआ है तो रिस्पॉन्सिव भी होगा। अब क्या करना है, हम आ चुके हैं bootbox.js पे। क्या करना है सिंपल हमको, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ कि हमको क्या करना पड़ेगा। हम जाते हैं हमारे गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड पे जैसे गए तो सबसे पहले तो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऑनलाइन लिंक ही लगाऊंगा। तो उसके लिए ये जो है हमारा बूटस्ट्रैप का जो करंट वर्जन है 5 वाला है ना, तो मैं यहाँ पे उसका 1 सेकंड में आपको पहले बता देता हूँ कि मुझे कौन कौन सी फाइल की रिक्वायरमेंट लगेगी। एक ही जेस फाइल की रिक्वायरमेंट लगेगी मुझे, जिसका नाम है bootbox.min.js होगा। एक बार देख लेते हैं उसको एक बार। ये bootbox.min.js है ना, सिंपली आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मुझे कहाँ पर पेस्ट करना है, मेरे कोड में। तो कोड कौन सा है हमारा, ये वाला index.php जो है उसके सबसे बॉटम में यहाँ पर मुझे उस कोड को कॉल करना है। ऊपर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मुझे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा हमको src, और src पे लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये तो मैंने कॉल कर लिया। अब देख लेते क्या इसकी CSS की भी रिक्वायरमेंट है क्या हमको। इसकी CSS तो मुझे कुछ दिख नहीं रही है ना। इसमें हमको CSS की तो फ्रेंड्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि केवल जेस का ही रिक्वायरमेंट थी तो मैंने जेस लगा ली है। अब क्या करना है हमको, अब देखो सिंपल सी प्रोसेस रहती है कि ये तो मैंने यहाँ पे कॉल कर ही दी है। अब ये जो crud.js हमारी जो फाइल है ना, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो उसको मुझे नीचे आ गई फाइल। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो सिंपली हमको क्या करना है कि मुझे कन्फर्मेशन बॉक्स लगाना है। तो कन्फर्मेशन बॉक्स लगाने के लिए हमको यहाँ पे कोई कोडिंग वगैरह दिख रही है क्या, कोई कोड वगैरह दिख रहा है क्या आपको? कोई कोड वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में हमको समझ में आ जाएगी चीज़ें। एग्जाम्पल में जैसे कि अलर्ट देना है तो bootbox.alert भी हम कर सकते हैं। मुझे अलर्ट नहीं देना, मुझे कन्फर्मेशन बॉक्स का यूज़ करना। तो यहाँ पर कहीं होगा उसका कन्फर्मेशन बॉक्स दिया होगा उसने। कन्फर्मेशन बॉक्स के लिए ये दोस्तों देखो ये दिख रहा है आपको। सिंपली क्या करना है, आपको इसको पूरा फर्स्ट लाइन जो है इसकी पूरी फर्स्ट लाइन आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कहाँ लगाना है देखो बताता हूँ। crud.js पे जाओगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा डिलीट का कोड चल रहा है, जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो बटन के क्लिक पे ये जो मेरी आईडी लेकर के आया था ना, उस आईडी के जस्ट नीचे लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अजाक्स पे जाने से पहले ही कन्फर्मेशन बॉक्स यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा उसको पेस्ट किया। ठीक है, bootbox.confirm बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। यहाँ पे आपको एक मैसेज देना है। क्या देना है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मैसेज आएगा, ठीक, तो क्या होगा कि जब भी कन्फर्मेशन बॉक्स रन होता है ना, तो वहाँ पे 2 टाइप के बटन आते हैं। एक कैंसिल बटन आता है, एक ओके बटन आता है। तो इस रिजल्ट में 2 वैल्यू आती है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपने ओके पे क्लिक करा ना तो ट्रू आएगा, और कैंसिल पे क्लिक करा तो क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल से कंडीशन बना देता हूँ, है ना। अगर मेरा रिजल्ट ट्रू होता है, अगर मेरा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू, तो ये जो अजाक्स का कोड है इसको चला दो। ये जो अजाक्स का कोड है इसको क्या कर दो, यहाँ से चला दो। ठीक है, ये चल जाएगा। अगर मेरी इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, अगर मेरी इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे आपको फिर से एक मैसेज शो करना है। वो कौन सा मैसेज देना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज क्या देना है कि bootbox
बुट बॉक्स डॉट अलर्ट करना है। क्या अलर्ट करना है? यहाँ पे एक एल्स मैसेज देना है कि रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको रन करके बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे जैसे हम किसी भी यूज़र को अगर मैं डिलीट करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है, जस्ट 1 सेकंड ना, एरर क्या आ रही है, डेटा क्यों नहीं आ रहा है हमारा? कोई एरर तो नहीं है? एरर तो दिख रही है मुझे, यहाँ पे एरर वगैरह दिख रही है। एरर क्या आ गई एक बार देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। इफ़ का यहाँ पे क्लोज हो चुका है, एल्स का यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ये किसका क्लोज हो चुका है मेरा, ये मेरा किसका क्लोज है, ये क्लोजिंग किसका है, ये फंक्शन का क्लोजिंग है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लगाना पड़ेगी ना, ओके, यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा ये। ठीक है, अब इसको जल्दी से एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। डेटा आ चुका है। राहुल वाले यूज़र को जब मैं डिलीट पे क्लिक कराऊँ तो यहाँ पे आएगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर आपने कैंसिल पे क्लिक करा तो डिलीट नहीं होना चाहिए, अब डिलीट नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा सक्सेसफुली, जैसे आपने ओके पे क्लिक करा, ओके रन क्यों नहीं कर रहा है, डिलीट पे क्लिक करा, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे रन क्यों नहीं हो रहा है, एक बार चेक करते हैं इसको। क्या मिस्टेक कर दी है हमने? फ्रेंड्स एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या एरर आ रही है, क्योंकि एरर तो मुझे कुछ दिख नहीं रही है। एक बार एक काम करते हैं, इसको कंसोल ओपन करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं और कंसोल थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखो यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है कि रेफरेंस एरर आईडी इज नॉट डिफाइंड crud.js लाइन नंबर 60, लाइन नंबर 60 पे आईडी हमारी डिफाइंड नहीं है। लाइन नंबर 60 ये है, यहाँ पर हमारी आईडी डिफाइंड नहीं है, तो ये आईडी ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं करी क्या? ओके 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 फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो यहाँ पे आईडी मैंने ले रखी थी ना, वेरिएबल आईडी जो मैं ऊपर से गेट करके लेके आया था, $this, आप ऐसी गलती मत करना प्लीज़, $this डॉट उसका जो पेरेंट था, मतलब मुझे कौन सी आईडी को रिट्रीव करना पड़ेगा, कौन सी आईडी रिट्रीव करना पड़ेगी हमको, जो हमने आईडी कहाँ पे दे रखी थी, ये जो ATTR आईडी थी ना, इस ATTR आईडी को हमने नीचे ना कहीं पे गेट किया हुआ था एडिट करते समय, सॉरी डिलीट करते समय, तो आईडी जल्दी से यहाँ पे हमसे डिलीट हो गई थी। तो बटन मतलब दिस मतलब बटन का जो पेरेंट ने, बटन का पेरेंट कौन है, TD, और TD पे यहाँ पे मैं उसके ATTR की वैल्यू को गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम क्या देना पड़ेगा, ATTR। तो यहाँ पे जो भी आईडी आएगी वो क्या, वो आईडी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आईडी मिल जाएगी। आईडी मिलने के बाद ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। एक बार इसको हम सेव करके, एक बार इसको हम जल्दी से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब हमारी आईडी प्रॉपर वर्क करेगी। एक बार जैसे मैंने अब इसको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा, ये जो राहुल नाम का यूज़र है इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर डिलीट पे क्लिक करा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे डिलीट की फंक्शनलिटी पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि एडिट पे क्लिक करूँ, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एडिट के क्लिक पे इस डेटा को मैं कैसे अपडेट करूँगा। तो सबसे पहली प्रोसेस तो हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले एडिट, जिस भी पर्टिकुलर बटन पे मैंने क्लिक करा है, उस एडिट बटन के क्लिक पे उसी की जो रो का डेटा है, उसकी रो का डेटा को मुझे यहाँ से रिट्रीव करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी रो का जो भी डेटा रहेगा, इसकी रो का डेटा कहाँ पे आएगा हमारा, और जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे जैसा कि मैंने क्रिएट एम्प्लॉय करके जो फॉर्म बनाया था ना, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या करना है, मुझे पुट करना है। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर मुझे इसकी वैल्यू को सेट करना रहेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडिट बटन की कोडिंग। तो एडिट बटन पे आते हैं। तो एडिट बटन पे आई थिंक मैंने यहाँ पे ऊपर कोई क्लास वगैरह लगा रखी है क्या, बटन था हमारा एडिट, और एडिट बटन पे मैंने क्लास लगा रखी है जिसका नाम था हमारा BTN एडिट। ठीक है, तो सिंपल सा इसका हम यहाँ पे कोड करते हैं। कोड करने के लिए हमको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, और जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडिट कोड। ठीक है, ये कोड किसका रहेगा, हमारा एडिट का। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर ऑफ बॉडी के ऑन क्लिक पे, बॉडी के
बॉडी के ऑन क्लिक पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा उसका नाम। मैंने यहाँ पे शायद उसकी क्लास का नाम यहाँ पे कॉपी नहीं किया है, तो BTN एडिट जो क्लास का नाम रहेगा उसको मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BTN एडिट, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो एट्रीब्यूट आईडी ले लेते हैं, क्योंकि जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस बटन का रो आईडी या डाटाबेस का आईडी सबसे पहले हमको रिट्रीव करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आईडी गेट करा है ना, उसी आईडी को मैं सिंपल सा कॉपी करके कहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास डाटाबेस की आईडी आ चुकी है। जिस भी पर्टिकुलर एडिट पे क्लिक करूँगा उस रो का जो आईडी रहेगा वो रो का आईडी मेरा एक वेरिएबल के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर रो का पूरा डेटा भी गेट करना है। यहाँ से मुझे नाम गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड गेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या गेट करना पड़ेगा हमको, कंपनी का नाम। तो कैसे करेंगे उसको गेट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं इसका पेरेंट कौन है, TD के पास वाला TD है ना, कंपनी नेम, उसके पास वाला जो TD रहेगा वो इन्फो गेट करेगा, उसके पास वाला जो रहेगा TD वो admin@gmail.com गेट करेगा, और उसके जस्ट पास वाला जो रहेगा वो क्या करेगा, एडमिन गेट करेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे एडमिन गेट करना तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस मतलब बटन का पेरेंट कौन है, बटन का पेरेंट कौन है यहाँ पे, TD, बटन का पेरेंट कौन है, TD, मतलब हम कहाँ तक आ चुके हैं, इस बटन के TD पे। और उसके पास पे अगर मुझे जाना, उसके पास पे अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रीवियस, PREV, प्रीवियस करते हैं, प्रीवियस मतलब प्रीवियस का TD, प्रीवियस का TD मतलब ये TD, इसका प्रीवियस TD कौन सा हो जाएगा, पासवर्ड वाला। तो वापस से क्या लिखना पड़ेगा, पेरेंट का, सॉरी प्रीवियस लिखना पड़ेगा, PREV, प्रीवियस का TD मतलब कहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ। इसके प्रीवियस पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट अगेन लिखना पड़ेगा PREV, और यहाँ पे वापस का लिखना पड़ेगा TD, और उसके पास का जो TD रहेगा उसकी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लेना है। इसके अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट वगैरह लिखा है या जो भी हमारा टेक्स्ट डाटाबेस से आ रहा है, इस एडमिन को मुझे अगर यहाँ से रिट्रीव करना है तो उसके लिए वापस का लिखना पड़ेगा प्रीवियस, मतलब उसका जो प्रीवियस है TD उसका टेक्स्ट मतलब ये एडमिन है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एडमिन। तो इससे मैंने क्या गेट कर लिया, एडमिन वगैरह गेट कर लिया, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ। तो अगर मैंने इस एडिट बटन पे क्लिक करा तो ये एडमिन आएगा, इस एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो शानू आएगा, और इस एडिट बटन पे क्लिक करूँगा तो उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम आ जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं इसको आपको अलर्ट करके बता देता हूँ कि क्या वाकई में हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, बटन पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करेंगे, अभी मैंने बटन कॉल नहीं किया है क्या, बॉडी के ऑन क्लिक पे BTN एडिट पे फंक्शन बनेगा PARENT, क्या प्रॉब्लम आ रही है, PREV, अच्छा मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, PREV आएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और होना भी चाहिए, नहीं तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे एडमिन आ रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है, शानू आ रहा है, और इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है मेरे पास, अमित आ रहा है। मतलब मैंने यूज़र का नाम जैसे निकाला ना, वैसे ही मुझे ईमेल आईडी, पासवर्ड और मुझे कंपनी का नाम भी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्या करना है, उसको आपको 2 बार और कॉपी पेस्ट करना है, 3 बार। और यहाँ पर मुझे क्या लेना है, यहाँ पर मुझे ईमेल आई डी लेना है, यहाँ पर मुझे पासवर्ड को गेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर गेट करना पड़ेगा मुझे कंपनी का नाम। तो कैसे गेट करेंगे, अब इस बटन पे क्लिक करूँगा, अगर मुझे ईमेल आईडी चाहिए तो सिंपल सा करना है, आपको अगर ईमेल आईडी चाहिए तो उसका आप एक प्रीवियस हटा देना, प्रीवियस हटा दोगे मतलब यहाँ तक की वैल्यू गेट करेगा। अगर मैं एक प्रीवियस और हटा दूंगा तो मुझे पासवर्ड भी मिल जाएगा। अगर मुझे पासवर्ड वाले पे करना है तो मुझे सिंपल सा यहाँ पे 2 प्रीवियस हटाना पड़ेंगे, 2 प्रीवियस हटा दिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे TD मिल जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 3 प्रीवियस अगर मैं हटा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे 3 प्रीवियस अगर मैंने हटा दिए, ठीक है, एक बार उसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। सीन कंपनी नेम मतलब जिस बटन पे क्लिक करा है उसका TD, तो बटन के क्लिक करने पे उसका TD, उसके TD का प्रीवियस कौन सा है, TD, और उसका क्या निकाल दिया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चारों के चारों वैल्यू आ चुकी हैं। आप इसको एक बार और अच्छे से करके देख लेना, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो भी मैंने डेटा वगैरह निकाला है, इस डेटा को मुझे कहाँ पे सेट करना है, इस डेटा को मुझे इस इनपुट फील्ड के अंदर सेट करना है। तो इनपुट फील्ड के अंदर सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट फील्ड के अंदर अगर मुझे कोई भी वैल्यू सेट करना है तो इस इनपुट फील्ड का जो भी आईडी रहेगा मैं उसकी हेल्प लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने लिखा उस इनपुट फील्ड का आईडी। इनपुट फील्ड का आईडी क्या क्या है, अच्छा हम हर बार तो देखते हैं इनपुट फील्ड का आईडी। ये जो पहली इनपुट फील्ड रहेगी उसका आईडी क्या है, नेम है, तो उसके नेम को मैं यहाँ से सिंपल कॉपी किया और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू के अंदर मतलब उस इनपुट फील्ड के अंदर क्या पहुँचाना है, मुझे नेम पहुँचाना है। तो ये जो मेरा नेम था ना, वो नेम कहाँ पे असाइन हो जाएगा, मेरा इनपुट फील्ड के अंदर। ऐसे मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड क्या करना है, सेकंड फील्ड का आईडी क्या है, ईमेल, पास और CNAME, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आईडी लिख लेता हूँ, ईमेल, पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा CNAME, ठीक है। तो नेम की जगह पर नेम चले जाएगा। ये जो वेरिएबल था इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं CNAME। क्या सेट कर देते हैं हम यहाँ पे, CNAME, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चारों के चारों वैल्यू यहाँ पे मैंने सेट कर दी है। एक बार मैं इसको गो करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे ना मॉडल बॉक्स भी तो ओपन करो, तो मुझे दिखेगा कैसे। तो मॉडल बॉक्स को ओपन करने के लिए सिंपल, जैसे मैंने मॉडल बॉक्स को ऊपर हाइड किया था ना, मॉडल बॉक्स का आईडी लेना है और क्या करना है, यहाँ पे मॉडल नाम की मेथड लगाना है। और मॉडल नाम की मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, एक पैरामीटर पास करना है, शो, ठीक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब देखो मॉडल बॉक्स के अंदर उसी फील्ड के अंदर मेरा डेटा आ चुका है, ठीक है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो उसी फील्ड के अंदर मेरा डेटा शानू नाम का यूज़र आ चुका है, और अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो उसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मेरा एडमिन नाम की डिटेल आ चुकी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एड एम्प्लॉय की जगह पर एडिट एम्प्लॉय नाम का बटन मुझे दिखाना पड़ेगा। तो एडिट एम्प्लॉय, जहाँ मैंने एड एम्प्लॉय का कोड कर रखा था उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं एक बटन और बना लेता हूँ। उस बटन का मैंने टाइप दे दिया बटन, और बटन की यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ BTN एडिट एम्प्लॉय कर दिया। बाकी मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं एडिट एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे दोनों बटन दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो एड एम्प्लॉय वाला नाम का जो बटन है वो हाइड हो जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैंने एडिट पे क्लिक किया है, जब मैं एडिट के क्लिक पे क्या करना चाहता हूँ, किसको मुझे हाइड करना है, एड वाले बटन को। तो एड वाले बटन का आईडी क्या है, BTN एड एम्प्लॉय। तो BTN एड एम्प्लॉय को क्या कर दो, यहाँ पे अब हाइड कर दो। उसके लिए jQuery में डायरेक्ट फंक्शन होता है हाइड नाम का, और किसको शो करना है, किसको करना है, एडिट एम्प्लॉय। हालांकि ऑलरेडी वो शो ही रहेगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे उसकी जो कोड है मैं उसका कोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसको शो करना है, एडिट एम्प्लॉय को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, BTN एडिट एम्प्लॉय को मुझे यहाँ पे शो करना है, ठीक। देखते हैं, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे बटन नहीं दिख रहा है, अच्छा बटन हाइड हो गया है, तो बटन को मुझे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो बटन है एडिट के क्लिक पे एडिट एम्प्लॉय नाम का आ गया, मतलब एड एम्प्लॉय वाला बटन क्या हो गया, यहाँ पे हाइड हो गया है, ठीक। तो अब क्या करें, अब हमको ये करना है कि जब मैं इस पर किसी भी डेटा को अपडेट करता हूँ तो एडिट के बटन पे मैं jQuery Ajax कॉल करूँगा। jQuery Ajax क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्म के डेटा को किसी दूसरे पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे हम अपडेट क्वेरी चलाएंगे, और अपडेट क्वेरी के थ्रू हमारा डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आईडी तो ली नहीं है, और बिना आईडी के मैं वेयर कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ क्वेरी में, क्योंकि अगर मुझे SQL की क्वेरी लिखना पड़ेगी तो अपडेट क्वेरी में मुझे वेयर के अंदर आईडी पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो मेरे पास सिंपल डेटा है, तो मैंने आईडी तो कहीं पे ली नहीं ना। तो आईडी लेने के लिए क्या करना है, आईडी लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो फॉर्म है ना, आपका जो फॉर्म आपने बनाया था उसी फॉर्म के अंदर पहले वाले ड्यू में यहाँ पे आप है ना एक हिडन फील्ड ले लेना। क्या ले लोगे, हिडन फील्ड, जिसका नाम क्या रहेगा, इनपुट कॉलन हिडन। आपने हिडन फील्ड ले ली, हिडन फील्ड का आपने नाम दे दिया, यहाँ पे हिडन फील्ड का नाम दे दिया आपने SID, और उसकी आप यहाँ पे आईडी पास कर देना। आईडी कुछ भी ले सकते हो, आईडी पे चाहो तो आप VID वगैरह कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेम मैंने क्या दिया है SID, और मैंने आईडी क्या दे दी, VID। अब देखो यहाँ पे आपको आईडी तो दिख जाएगी। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको हिडन फील्ड तो दिख जाएगी। देखो यहाँ पे पहले फॉर्म के अंदर मैंने हिडन फील्ड ले रखी है, आपको दिख रही है, पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं है। तो वैल्यू वगैरह नहीं है तो हम चाहते हैं कि जैसे कि मैंने एडिट पे क्लिक करा तो इसका पूरा डेटा तो मुझे दिख रहा है ना पर्टिकुलर फील्ड में, तो मुझे उस हिडन फील्ड के अंदर उसकी आईडी भी दिखाना है। तो हिडन फील्ड के अंदर आईडी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे,
हिडन फील्ड के अंदर आईडी दिखाने के लिए ये जो मैंने एट्रीब्यूट की आईडी लेकर के आया हूँ, इसी आईडी को मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉलर करता हूँ और उस हिडन फील्ड का आईडी मैंने क्या दे रखा था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हिडन फील्ड का आईडी क्या है, वी आई डी। तो इस हिडन फील्ड के अंदर, इस हिडन फील्ड की वैल्यू के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, डेटाबेस की आईडी जो मैं लेकर के आया हूँ। जो एट्रीब्यूट आईडी जो मेरे डेटाबेस की आईडी लेकर के आए वो क्या, वो आईडी मैंने कहाँ पास कर दी, वी आई डी के अंदर। हिडन फील्ड का यही कंसेप्ट होता है। हिडन फील्ड काफ़ी जगह पर हमको यूज़ में भी आती है। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो अब जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ना, तो अब आप देखोगे यहाँ पे हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि अमित नाम का यूज़र की आईडी 3 है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस वाले पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसके आईडी की, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, हिडन फील्ड में 2 आ चुकी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास आईडी भी आ चुकी है। और फाइनली क्या करना है, हमको एडिट बटन पे क्लिक करना है। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, मेरा अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये जो मैंने बटन बनाया है ना, ये जो मैंने बटन बनाया, इसके बटन की आईडी क्या है, उस बटन की आईडी चेक करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसकी बटन की आईडी मैंने दे रखी है BTN एडिट एम्प्लॉय। ठीक है, तो मुझे इस पर फोल्ड करना है। ये डिलीट का कोड है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, अगेन मुझे लिखना पड़ेगा एडिट बटन, मतलब मैंने हैश लगा रखा है। एडिट बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा जो क्या काम करेगा, $.ajax, अजाक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। URL पे हमने पेज का नाम दे दिया, edit_employee.php। इस पेज पे गया, वो इस पेज पे गया है। यहाँ पे जो मेथड मैंने लिखी है, मेथड कौन सी करी मैंने, यहाँ पे मेथड मैंने करी है, यहाँ पे पोस्ट नाम की मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर रखी है। पोस्ट नाम की मेथड कॉल हो गई है और URL हो गया, हमारी मेथड हो गई। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा डेटा रहेगा, यहाँ से जो मैं डेटा पास करूँगा ना, वो पूरा सीरियलाइज फॉर्म में करूँगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, $of फॉर्म का आईडी से मैं डेटा पास करूँगा, जैसा मैंने इंसर्ट करते समय पास किया था। तो ये जो मेरा फॉर्म रहेगा ना, इस फॉर्म का जो मेरा आईडी है, इस फॉर्म का आईडी क्या है, FRM को मैं ऐसे सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्या पास कर दिया मैंने, सीरियलाइज नाम की मेथड। ठीक है, तो मेरा डेटा सीरियलाइज फॉर्म में चले जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं सक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो सक्सेस के क्लिक पे यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा और उसी रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे अलर्ट करके देख लेता हूँ कि क्या अलर्ट में तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डेटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपल सा क्या करना है, ये वाला हमको पेज बनाना है। और इस पेज को जब हम बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक नया पेज बना दिया है, उसको मैं सेव कर देता हूँ जल्दी से। इसको मैंने सेव कर दिया उसी नाम से, editemployee.php। यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इंक्लूड वंस करना पड़ेगा, include_once। और फाइल का नाम क्या था, config.php। config.php ये नाम की फाइल बनी है ना हमने, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसी नाम की फाइल बनी है हमारी यहाँ पे, इसको एक बार देख लेते हैं, config.php। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमको ये चीज़ करना है कि जैसे ही यूज़र ने यहाँ पर कोई भी डेटा अपडेट किया है, किसी भी फील्ड में अगर उसने अपडेट किया है, तो सबसे पहले उस फील्ड की वैल्यू को मुझे गेट करना पड़ेगा। फील्ड की वैल्यू को अगर आपको PHP पे गेट करना है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्वर वेरिएबल यूज़ करना है, $_post। और अगर इस फील्ड पे कोई भी अपडेट हुआ है तो इस फील्ड का नाम क्या है, इन सभी फील्ड के नाम से मैं उसकी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। तो मुझे पता है index.php पे हमको जाना पड़ेगा और index.php पे यहाँ पे मैंने सभी फील्ड के नाम यहाँ पे मेंशन कर रखे, जैसे कि इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, जो नेम है उस फील्ड का नाम के यहाँ पे txt नेम। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना रहेगा आपको txt नेम और उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। सेकंड फील्ड अगर यूज़र कोई भी अपडेट करेगा तो उस फील्ड का नाम क्या, txt id। सिंपल कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, txt पास है, txt पास को मैंने यहाँ से कॉपी किया, वो कॉपी करके मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फाइनली लास्ट में क्या रहेगा, हमारा कंपनी का नाम कॉपी किया और कॉपी करके मैंने उसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया। नेम हो गया, नेम के बाद ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी के बाद पासवर्ड हो गया और पासवर्ड के बाद क्या रहेगा, हमारा कंपनी का नाम। तो मैंने सभी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे गेट एक्सेस कर ली है। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर मैं इनमें कोई भी फील्ड अपडेट नहीं करता हूँ, अगर मैं किसी फील्ड में अगर मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, तो जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वही इस वेरिएबल में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने कुछ भी चेंजेस किए तो उन चेंजेस वाली फील्ड की वैल्यू अपने अपने वेरिएबल में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। अब फाइनली हमको यहाँ पे क्वेरी चलाना है, MySQL_query पे गए, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
अपडेट करना पड़ेगा। किसको अपडेट करना पड़ेगा? टेबल के नाम। टेबल का नाम क्या? EMPLOYEE। अपडेट टेबल का नाम जहाँ पे सेट करना है। कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम है हमारा नेम। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नेम। और नेम की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? $नेम। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी की जगह पर आपको अपडेट करना पड़ेगा $EID, जो मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या? पासवर्ड। क्या यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पासवर्ड। और पासवर्ड की जगह पर क्या अपडेट करना पड़ेगा हमको? $पास। और फाइनल में एक वैल्यू आएगी जिसका नाम है हमारा कंपनी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कंपनी अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? $CNM। ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली क्या पास करना है? वेयर जहाँ पे डेटाबेस की आईडी, कौन से कॉलम को आपको, कौन सी रो को आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे तो आपने आईडी गेट ही नहीं कर रखी है, जबकि मैंने आपको क्या बोला था कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने एक हिडन फील्ड ले रखी है। तो उस हिडन फील्ड का नाम तो दिया होगा, उस हिडन फील्ड का मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है, उस हिडन फील्ड का मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है SID। तो इसी को जैसे मैंने सबको 1 बाय 1 गेट किया है ना, बस उसी को हम यहाँ पर अगेन गेट कर लेंगे। किसको गेट करेंगे? SID को। तो इसके पास जो भी वैल्यू रहेगी, आईडी रहेगी, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ? स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी आईडी भी आ चुकी है। अब क्या करना है? सिंपल सा इस आईडी को कहाँ पे कॉपी करना है और क्या करना है हमको? यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो ये मेरी अपडेट क्वेरी चल गई है। अपडेट क्वेरी चलने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है MySQL i_affected affected_rows। अगर डेटाबेस में कोई भी रो अपडेट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अगर डेटाबेस में एक भी कॉलम, अगर एक भी रो का एक भी कॉलम अगर अपडेट हुआ होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको मैं रो में ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन देना है कि अगर यूज़र ने डाटा अपडेट किया है, अगर रो में कुछ है, अगर रो में कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखना है, सिंपल सा एक मैसेज देना है कि डाटा अपडेटेड, या फिर एम्प्लॉय अपडेटेड देना है। और अगर यूज़र ने कुछ भी अपडेट नहीं करा है तो एल्स में आएगा, और एल्स में यहाँ पे हमको एक मैसेज देना है कि नॉट अपडेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह पर मैसेज दे दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि MySQL अफेक्टेड रो क्या होता है। कि अगर मैंने एडिट पे एक भी पर्टिकुलर कॉलम को अगर मैंने अपडेट किया है तो यहाँ पर कम से कम 1 आ जाएगा रो में, है ना। अगर आप एक कॉलम को, एक रो के डेटा को अगर आप अपडेट करते हो तो यहाँ पे 1 आएगा। अब अगर रो में 1 है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो एम्प्लॉय अपडेट हुआ है। अगर आपने एक भी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा? रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा रिस्पॉन्स था, या रिस्पॉन्स मेरा कहाँ पर, मैंने उसको रिस्पॉन्स को मैंने कहाँ पर गेट कर लिया? RES में मेरा रिस्पॉन्स आ चुका है। और अब क्या करना है हमको? यहाँ पे सिंपल सा टोस्टर मैसेज लगाना है। तो टोस्टर मैसेज क्या रहेगा हमारा? टोस्टर मैसेज हमारा ये रहेगा। और गेट ऑल एम्प्लॉय को भी ले लेते हैं ना, गेट ऑल एम्प्लॉय को भी मुझे यहाँ पे कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा उसको कॉपी किया और कॉपी करके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। गेट ऑल एम्प्लॉय को आप यहाँ पे ना नीचे लेके आ जाओ, नीचे लेके आ गए। toaster.success पे यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। और मैसेज कौन सा? मैसेज जो मैंने RES में दे रखा है। तो RES में जो भी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, टाइम आउट दे रखा है। और नीचे वापस से क्या होगा? हमारा गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल हो जाएगा। गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल होने के बाद मुझे ये जो मॉडल बॉक्स है ना, जब मैं मॉडल बॉक्स को एडिट करने पे क्लोज करता हूँ तो ये मॉडल बॉक्स मेरा हाइड नहीं हो रहा है। तो मॉडल बॉक्स को हाइड करने के लिए वही प्रोसेस करना है। ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करना है? उसको हमको हाइड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में मेरा डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा? रीलोड करो। जैसा कि अमित नाम के यूज़र को मुझे अपडेट करना है, मुझे यहाँ पे अमित जी करना है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पे अपडेट कर दिया अमित जी। पासवर्ड लिखा मैंने A23456, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कंपनी का नाम AMS कर दिया। ठीक है। जिससे मैं इसको एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ। तो एडिट एम्प्लॉय पे जब मैंने क्लिक करा है तो एक तो ये है कि यहाँ पे ना बटन कॉल नहीं कर रहा है। कंसोल करके एक बार इसको रीलोड करके देखते हैं। देखो दोस्तों, डाटाबेस में तो मेरा डेटा अपडेट हो चुका है ना, बट ये जो मेरा मॉडल है ना, ये मॉडल बॉक्स मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? एक बार उसको समझ लेते हैं। माई मॉडल को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे हाइड कर दिया। गेट ऑल एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है।
सक्सेस फंक्शन भी प्रॉपर है, SUCC। ओके, यहाँ पे मैंने सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, SUCCESS आएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। रिलोड रिफ्रेश करेंगे। अब अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे शानू को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया शानू सर ट्यूटोरियल्स। शानू सर ट्यूटोरियल्स यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, ID चेंज कर दिया shanusar@gmail.com। यहाँ पर मैंने कर दिया शानू सर, और यहाँ पे कर दिया मैंने कि शानू इन्फोटेक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे शानू सर नाम का डेटा अपडेट हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया था डेटा अपडेटेड, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, ठीक है। मैंने अपडेट करके भी देख लिया, बट अभी स्टिल इसमें एक एरर ये है कि जब मैं क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय नाम का बटन आ रहा है और यहाँ पे सारी के सारी फील्ड जो है, सारी फील्ड देखो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब कोई नया यूज़र आए तो ये जो फील्ड है ना ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। फील्ड क्या होना चाहिए, सारी ब्लैंक होना चाहिए। अब ये फील्ड को ब्लैंक करना है और यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एड एम्प्लॉय नाम का बटन लगाना है। तो एड एम्प्लॉय नाम का बटन क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है तो एडिट वाले को हाइड करना पड़ेगा। तो शो और हाइड का कंसेप्ट अब किस पे लगाना है, इस क्रिएट एम्प्लॉय पे। तो जो मैंने क्रिएट एम्प्लॉय बना रखा है, उसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे है हमारा क्रिएट एम्प्लॉय मैंने कहाँ लिखा था, ये मेरा क्रिएट एम्प्लॉय है और यहाँ पे मैंने बटन की ID दे रखी है BTN क्रिएट। तो मैं यहाँ पे jQuery के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट ये लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे कॉल करूँगा उसी बटन पे, मैं यहाँ पे कोड करता हूँ बटन क्रिएट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट बटन कोड, ठीक है। यहाँ पे बटन के क्लिक पे, क्रिएट बटन के क्लिक पे क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। फंक्शन क्या करेगा आपका, यहाँ पे आपको उसको हाइड करना है। किसको हाइड करना है, एड एम्प्लॉय वाले बटन को शो करना है। मतलब इन दोनों को ऊपर से कॉपी कर लो और कॉपी करके कहाँ पर पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो मेरा बटन एड एम्प्लॉय है, एड वाले को शो करना है, ठीक है, और किसको हाइड करना है, एडिट वाले को। अब जैसे मैंने इसको रन करूँगा, रन करने पे आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करा तो यहाँ पे एड एम्प्लॉय आ चुका है और सारी के सारी फील्ड मेरी यहाँ पे ब्लैंक हो चुकी हैं, ठीक है। बट एक बार इसको एडिट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा, अभी मुझे किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करना है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अपडेटेड। अब मैं अगर क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो फिर से मेरी सारी के सारी फील्ड यहाँ पे फिल हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा डेटा अपडेट हो तो सारी फील्ड को मुझे ब्लैंक करना है। तो जब मेरा अपडेट हो चुका है ना, जब मेरा बटन के क्लिक पे जब मैंने अपडेट कर दिया है, तो अपडेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, सारी फील्ड को मुझे यहाँ पे ब्लैंक करना है। कौन कौन से फील्ड को ब्लैंक करना है, इन सभी फील्ड को मुझे यहाँ पे ब्लैंक करना है। और सभी फील्ड के ID देखो दोस्तों, सभी फील्ड के ID मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। नेम है, ईमेल ID है, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी ID को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ चारों को और कहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि चारों के चारों जो फील्ड है ना, इनपुट फील्ड है, उसकी वैल्यू का यूज यहाँ से ब्लैंक हो जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, तो मेरा जो इनपुट फील्ड का डेटा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक कर दिया है और यहाँ पर भी उसको हटा देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको ब्लैंक कर देते हैं। जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा, जब मैंने इसको रीलोड किया तो रीलोड करने पे क्रिएट, अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने इसको एडिट पे क्लिक करा, मुझे कोई भी डेटा अपडेट नहीं करना है तो अपडेट नहीं होगा, नॉट अपडेटेड लिखा हुआ गया। अब मैं क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो सारी फील्ड मेरी फील्ड सारी क्या हो चुकी है, ब्लैंक हो चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा एडिट का, और ऑलमोस्ट इसके अंदर मैंने क्रिएट करना सिखा दिया है, आपको डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करना सिखा दिया है। नोटिफिकेशन बॉक्स मैंने आपको टोस्टर के थ्रू नोटिफिकेशन जनरेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। वुड बॉक्स कैसे हम यूज़ में लाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने वुड बॉक्स का यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वुड बॉक्स का भी मैंने आपको फंक्शनलिटी समझा दी, जो कि नया फीचर है, ठीक है। और हमने अपडेट करना भी सीख लिया। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और उस वीडियो को दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए वीडियो, ठीक है। और आप आपके दोस्तों को शेयर करो, और ऐसे ही मेरे अवश्य वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।